सक्सेस जन के ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज आपके साथ यूपीपीसीएल का पेपर लेके आया हूँ जो कि 24/1/2019 को हुआ था। इसका मैं आपको पूरा टेक्निकल पार्ट का सोल्यूशन कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें। इसके पहले मैं आपके लिए जो टीओ का पेपर भी सॉल्व करवा चुका हूँ और इस यूपीपीसीएल की वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी है, मतलब कि भी आने वाली, जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे थे 25 तक। शायद इसकी डेट एक्सटेंड हो गई, लेकिन यहाँ पे मैं आज इसका पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आमतौर पर सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है, तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जो हमारी होती है वो किसमें होती है? हमेशा सिंगल फेज मोटर में। और जो हमारा 3 फेज मोटर होती है हम कौन सी करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किसका है? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हमारी हमेशा किसमें की जाती है? सिंगल फेज मोटर में। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का मतलब होता है कि ये हमारे कुछ पोल है, मान लेता हूँ कि कुछ इस टाइप से हमारा पूरा स्टेटर है, ये पूरा गोल मेरा स्टेटर है। तो यहाँ पे मैं केवल किसी एक पार्ट पे, यानी इसके एक हिस्से पे वाइंडिंग करूँ, तो ये मेरी कौन सी कहलाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग। और उसके बाद हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको हम कौन सी करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है कि ये जैसे कि ये कोई स्टेटर है तो हम इसके यहाँ पे भी वाइंडिंग करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि जो भी वाइंडिंग हम उसको क्या करेंगे? पूरे स्टेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसलिए मैं इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एक और कि सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ ज़्यादा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में ज़्यादा ईएमएफ जो होता है? तो आप याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या हो जाता है? ईएमएफ कम हो जाता है, यानी जो भी इंड्यूस ईएमएफ है या जो भी वोल्टेज है वो क्या होता है? कम होता है। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ और वोल्टेज दोनों ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मेन एडवांटेज ये होता है हमारे पास कि यहाँ पे क्या होता है हमारे लिए? हार्मोनिक्स जो मैन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बहुत कम हो जाते हैं। और जो ईएमएफ कितना कम हुआ उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसलिए क्या होता है, बड़ी मोटर में हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। और सिंगल फेज मोटर में हमेशा कौन सी करते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके बाद जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें कौन सी वाइंडिंग की जाती है? सिलेंड्रिकल वाइंडिंग, हेलिकल वाइंडिंग, ऐसे करके यहाँ पे ट्रांसफार्मर में बहुत सी वाइंडिंग होती है। सैंडविच वाइंडिंग। तो क्या होता है, ये अलग अलग टाइप की, अलग अलग टाइप पर अलग अलग जगह पर क्या हो जाती है? अलग अलग टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं। इसके बाद जो हमारा होता है एक डीसी मोटर। तो डीसी मोटर हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं? इसका फिक्स होता है, इसमें हम कौन सी करते हैं? केवल 2 वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग वो हमेशा किस में यूज की जाती है? सिंगल फेज मोटर में। किसी भी टाइप की सिंगल फेज मोटर्स में हमेशा कौन सी होगी? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। ये आप याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर को निर्धारित किया जाता है। तो अल्टरनेटर की क्षमता हम किस में नापते हैं? केवीए में। और इसकी क्षमता हम केवीए में क्यों नापते हैं? क्योंकि इसका जो लोड है वो डिसाइड नहीं होती, यानी ऐसी मशीन जिसका भी लोड ऑलरेडी डिसाइड नहीं है। क्योंकि केवीए अल्टरनेटर क्या होते हैं? हमें सप्लाई देते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता कि कब कौन सा लोड चालू होगा, यानी हम घरों में कब फ्रिज चालू करेंगे, कब एसी चालू करेंगे। तो उस टाइप से जो अल्टरनेटर का लोड होता है वो कभी डिसाइडेड नहीं होता। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हमेशा रेटिंग किसमें देते हैं? केवीए में, एपरेंट पावर में। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कुछ चीज़ें होती है जैसे मोटर हो गई, इसको हम एचपी में देते हैं। और एचपी मेनली एचपी में देते हैं इनको। कवर हमारे पास लोड डिसाइड होता है कि इस मोटर में इतना लोड है। और किलो वाट आवर ये हमारी किसकी होती है? एनर्जी मीटर। यानी कि 1 किलो वाट आवर यदि 1 घंटे 1000 किलो वाट आवर 1 घंटे तक चलेगा तो हमारी क्या हो जाएगी? 1 यूनिट। ये हमारी किसकी यूनिट हो जाती है? ऊर्जा की। तो यहाँ पे जो मॉडरेटर की रेटिंग देते हैं वो किसमें देते हैं? केवीए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CFL। इसका नाम आपको याद रखना होगा। CFL का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो CFL का पूरा नाम क्या होगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इसके बाद अगर पूछता भी है तो एलईडी का पूछता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक। और एक और अगर पूछता है LCD तो उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक। इसका आप याद रखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वायरिंग में सबसे सस्ता और आसान तरीका क्या होता है? तो यहाँ पे आप याद रखिए सबसे सस्ता और सबसे आसान क्या होता है? क्लीट वायरिंग। और सबसे असुरक्षित वायरिंग भी क्या होती है? क्लीट वायरिंग होती है। इससे हम कुछ नहीं करते। इस टाइप से क्या होता है, हमारे पास चीनी मिट्टी का कुछ क्लीटें होती हैं कुछ इस टाइप से। ठीक। और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे वायर डालते हैं और उसमें क्या होते हैं, इन वायर डालने के लिए खाँचे बने होते हैं और ऊपर से एक और कवर होता है जिसको हम इसके ऊपर ले जाकर ऐसे कस देते हैं। तो इस टाइप की हमारी क्या कहलाती है? क्लीट वायरिंग कहलाती है। तो ये क्या होता है? बिल्कुल अस्थायी रूप से वायरिंग होती है। इसका कोई भी ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन ये पुराने समय वायरिंग की जाती है। तो सबसे आसान तरीका किसका होता है? क्लीट वायरिंग। उसके बाद जो बेटन वायरिंग होती है या बेटन वायरिंग या केसिंग केपिंग वायरिंग, ये बहुत ज़्यादा स्वेप होती है इसके कंपेयर में, क्लीट के कंपेयर में। बैटन वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग। और शीशा का पिछली वायरिंग हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर हमारे लिए जैसे फैक्ट्री वगैरह है जहाँ पर शीशा या अम्ल के कार्य होते हैं, यानी जहाँ पर एसिड वगैरह के वर्क होते हैं, वहाँ पर हम कौन सी वर्क करते हैं? शीशा का अपचेट या लेड कवर्ड वाइंडिंग। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है लेड भू संयोजन प्रति गड्ढा खोदा जाता है। तो ये अप्रोक्स होता है आपका 9 फीट। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लगा देंगे 3 मीटर।
यानी यहाँ पे जो हम उसका गड्ढा खोजते हैं वो लगभग 9 से 10 फीट गहरा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 मीटर का आंसर सही होगा, क्योंकि 3 मीटर अप्रॉक्स 9 से 10 फीट के आसपास आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है टोराइड। तो टोराइड क्या होता है कि यदि हम एक कॉइल कुछ टाइप से लपेटें तो ये हमारी क्या तार की कुंडली कहलाती है। ठीक है, लूप वायर मतलब कि कुछ इस टाइप से वायर होता है, और सीधा तार तो सीधा होता है, लेकिन यदि हम बहुत सारे कॉइल को इस टाइप से ऐसे लपेटते जाएँ, यानी बहुत सारी टनों को ऐसे लपेट देती है, हमारी क्या बन जाती है, तार की कुंडलीकृत कॉइल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टोराइड बोलते हैं, टोराइड। और अगला क्वेश्चन है, ये कार्बन ब्रश से यानी जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं उनकी कलर कोडिंग से क्वेश्चन है कि चांदी की पट्टी वाली का टॉलरेंस कितना होता है। तो आप यहाँ पे याद रखिए, सिल्वर का जो टॉलरेंस होगा वो कितना होगा, 20% ±20%। यहाँ पे फिर जो गोल्ड का होता है वो क्या होता है, सिल्वर का यहाँ पे ±10% होगा, और जो गोल्ड का है वो ±5%। तो सिल्वर का टॉलरेंस होता है वो कितना होता है आपका ±10%, और गोल्ड के लिए होता है ±5%। और यहीं पे जो आपका नो कलर एक और होता है, जब कोई कलर नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाता है ±20%। यहाँ पे पूछा गया है कि चांदी के अवरोधक के लिए प्लस टॉलरेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए, ±10% सिल्वर के लिए, 5% आपका कैसे होता है गोल्ड के लिए, ±20% किसके लिए हो जाएगा, नो कलर के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रदीप्ति की इकाई। तो इसको आप याद रखिए, प्रदीप्ति को हम किस में नापते हैं, लक्स, यानी कितना प्रकाश हमको यहाँ पे मिल रहा है किसी भी सरफेस पे, तो उसको हम किस में नापते हैं, लक्स में नापते हैं। यहाँ पे जो वाट होता है ये तो आपकी पावर की यूनिट होती है, कैंडल पावर हम किस में, कैंडल पावर किसकी यूनिट है यहाँ पे, ज्योति तीव्रता की, और कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर लक्स। यानी लक्स का मतलब इल्यूमिनेशन मतलब होता है कि प्रदीप्ति, आप समझते हैं कि किसी भी सरफेस पे कितना प्रकाश पहुँच रहा है, उसको हमेशा किस में नापते हैं, लक्स में नापते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है LT। ठीक है, LT केबल के इंसुलेशन परीक्षण कितना होता है, तो आप इसका याद रेंज याद रखिए 11 kV। तो यहाँ पे सीधा सीधा होता है कि मेनली हमारे कुछ टाइपिकल होते हैं, LT, HT, ST, EHT, लो टेंशन हाई टेंशन, EHT, और एक और होती है EST। ठीक है, तो LT होती है हमारी 1, ये होती है 1 से 11 kV, ये होती है 11 से 33 kV, और ये होती है 33 kV से 66 kV, और यहाँ पर अपन जब जाते हैं तो क्या जाती है 66 kV से अब एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल भी होती हैं। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो उस पर हम प्रेशराइज केबल में चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो LT केबल की रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 1100 वोल्ट, या LT केबल के जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी 1000 से 1100 kV। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका 1000 वोल्ट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 1100 वोल्ट। यदि आप 11 kV लगाते तो आपका क्या हो जाता है 11000 वोल्ट, लेकिन आपकी जो LT की रेंज होती है वो लगभग 1 किलो वोल्ट के आसपास होती है, यानी कि 1000 वोल्ट के आसपास। तो यहाँ पे 1000 वोल्ट से सबसे नियरेस्ट आंसर क्या है आपका 1100 वोल्ट। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 1100 वोल्ट। और अगला क्वेश्चन है MMF। तो MMF का पूरा नाम क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, या चुंबकीय विद्युत वाहक बल। तो MMF का पूरा नाम होता है चुंबकीय विद्युत वाहक बल, और EMF को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका पूरा नाम क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, तो ये इसका होता है विद्युत वाहक बल। ठीक, तो यहाँ पे MMF का मतलब हो जाता है चुंबकीय वाहक बल, और वहाँ पर हो जाता है इलेक्ट्रिक विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ओम का नियम बताता है। तो ओम के नियम का सीधा रिलेशन हो जाता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किस कंडीशंस में होता है, तो जब सारी भौतिक अवस्थाएं क्या हो कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे जो स्थिर अवस्था है वो हमारी कौन सी कहलाएगी, वो स्थिर अवस्थाएं, यानी कौन कौन सी चीज़ स्थिर अवस्था में रहती है, हम टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ स्थिर अवस्था में रहती है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो हमारा क्या हो जाता है V = RI। तो यहाँ पे कई चीज़ पूछता है, अगर स्थिरांक पूछता है तो हमारा स्थिरांक क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और स्थिर अवस्थाएं पूछता है कि कौन कौन सी स्थिर अवस्थाएं रहती है, तो जितनी भी भौतिक अवस्थाएं होती हैं उनको हम स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट के लिए हम क्या पूछते हैं, स्थिरांक के लिए R लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा V = RI। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज स्क्विरल केज मोटर का शुरुआती करंट होता है। तो ये क्या होता है, निर्धारित करंट से लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेती है, और इसी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी करंट को हम कम करने के लिए करते हैं स्टार्टर वगैरह का यूज करते हैं, जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये सब स्टार्टर का यूज किया जाता है, करंट को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या करता है, जो इसका निश्चित करंट उससे 5 से 6 गुना करंट लेती है। ठीक, तो यहाँ पे निर्धारित करंट से कम कोई नहीं लेती, निर्धारित करंट के बराबर भी नहीं होता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 से 6 गुना। इसके लिए हम अलग अलग टाइप के स्टार्टर यूज करते हैं। और नॉर्मली हमारे जो 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है वहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टार्टर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो क्या होता है बहुत कम रेंज की बनाते हैं हम, जिससे उतना करंट वो सह सकती है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधक क्षमता। तो प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम, हर्ट्ज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी, वोल्ट को हम वोल्टेज की यूनिट होगी, और एम्पियर किसकी यूनिट होती है करंट की यूनिट होती है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ओम।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है तारों को विद्युत रोधी प्रतिरोधी प्रयुक्त उपकरण है विद्युत रोधी को नापने के लिए। तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं हमेशा, मैगर का, यानी केबल का क्या होता है हमारा हाई रेजिस्टेंस होता है, तो इसको हम किस में यूज करते हैं, मैगर यूज करते हैं। इसका जो पैमाना यानी इसका जो स्केल होता है वो इन्फिनाइट तक होता है, यानी जब ये इंसुलेशन उसका सही होगा तो हमें क्या दिखाता है, इन्फिनाइट रीडिंग दिखाता है, नहीं तो इसको मेगा ओम की रेंज में बोलते हैं। मेगा को हम क्या बोलते हैं, मेगा ओम मीटर भी बोलते हैं। यहाँ पे जो क्लैंप मीटर होता है इसका हम करंट वगैरह नापने के लिए यूज करते हैं। टोंग टेस्टर इस टाइप के क्या होता है हमारा क्लैंप मीटर भी होता है। और टैकोमीटर का यूज हम क्या करते हैं, स्पीड, जो साफ्ट वगैरह की स्पीड होती है हम उससे किससे नापते हैं, टैकोमीटर। और मल्टीमीटर में क्या होता है, मल्टीमीटर में हमारा हमारे लिए एम्पियर, वोल्टेज और ओम्स, मतलब कि हम वहाँ पे करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध को ज़्यादा नाप सकते हैं। मैं लेकर पूछा जाता है क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी अब बहुत एडवांस मीटर आते हैं जिनमें हम बहुत सी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, मैगर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 HP 3 फेज। तो यहाँ पे याद रखिए जब तक 5 HP तक है, 3 से 5 HP तक हम किसका यूज करते हैं, स्क्वायरल केज का यूज करते हैं। और यहाँ पे 3 पॉइंट और 4 पॉइंट हमारे किसके हैं, DC मोटर के। और जैसे ही हम 5 HP से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हमारा स्टार डेल्टा होता है। तो जब बहुत ज़्यादा हैवी मोटर होती है तो वहाँ पे हम किसका यूज करने लगते हैं, ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर। सॉरी यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर ही पूछा गया। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी बैटरी को 40 ओम का प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि करंट 1 एम्पियर पैदा होता है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होगा। तो आपको सीधा ओम का नियम लगाइए यहाँ पे, V = R × I। तो 40 × 1 = कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 40 वोल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है PVC का सही रूप है। तो PVC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ पे पॉलीगोनस क्लोराइड, पॉलीएस्टर विनाइल क्लोराइड नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये क्या होता है, एक टाइप का बहुलक होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और जैसे हमारी ये पॉलीथीन वगैरह होंगे ये भी क्या होती है, बहुलक होती है, यानी इनमें बहुत सारे अणु मिलकर बनते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बहुलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उच्च गतिशील प्रत्यावर्ती में उपयोगी घूर्णित रोटर है, यानी कि हाई स्पीड अल्टरनेटर्स में। तो हाई स्पीड अल्टरनेटर हम किसका यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेलनाकार पूर्ण रोटर। दोहरे प्रकोष्ठ घूर्णित रोटर, ये हमारा मतलब कि आप ये समझिए ये एक टाइप का डबल केज रोटर होता है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, डबल केज रोटर। और ये हमारा किसकी बात कर रहा है, गहन क्षण, मतलब कि डीप बार केज रोटर। तो यहाँ पे आपका जो अल्टरनेटर में होते हैं ये दोनों नहीं होते, ये सब हमारे किसके हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेलनाकार पोल घूर्णित रोटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि AC 3 फेज शक्ति में। तो यहाँ पे क्या है, कुछ वो मेंशन नहीं किया गया है कि ये आपका 3 फेज सर्किट है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, सिंगल फेज सर्किट। और यहाँ पर यदि हम पावर ट्राइंगल से देखते हैं तो हमारी कौन सी होती है, किलोवाट पावर। ये हमारी कौन सी होती है, kVAr पावर। और ये हमारा क्या हो जाता है, VA हो जाता है। तो यहाँ पे जो नीचे होता है बेस में उसको हम किसके साथ लेके चलते हैं, कॉस के साथ। और यहाँ पे क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे kVA = क्या हो जाएगा, VI sin phi। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, VI sin phi। तो याद रखिए जब भी एक्टिव पावर होती है तो हमारी किसके साथ आती है, कॉस के साथ। और जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है वो किसके साथ एंगल बनाती है, साइन के साथ। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, VI sin phi या साइन थीटा। यहाँ पे 3VI sin थीटा या √3 नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि आपका सिंगल फेज 3 फेज नहीं है। तो यहाँ पे केवल कुछ नहीं दिया तो हम इसको सिंगल फेज नापेंगे और सही फॉर्म सिंगल फेज मानेंगे। और हमारा सही फार्मूला क्या हो जाएगा, VI sin phi। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अधिकांश सिंगल फेज मोटर। तो हम पहले भी डिसाइड करते हैं कि कोई भी सिंगल फेज मोटर की वहाँ पे कौन सी वाइंडिंग करेंगे हम, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। और ये वास्केट वाइंडिंग हमारा क्या होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक टाइप का वाइंडिंग होती है। वास्केट वाइंडिंग, चेन वाइंडिंग और डायमंड कॉइल वाइंडिंग और फ्लैट लूप कॉइल वाइंडिंग, फ्लैट ओवर लूप कॉइल वाइंडिंग, ये सब क्या होती है हमारी सिंगल फेज 3 फेज मोटर में वाइंडिंग करने के तरीके होती है, सब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। बाकी जो सारे ऑप्शन है वो सब किसके हैं, आपकी 3 फेज मोटर की वाइंडिंग के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत रोधी सामग्री में होना चाहिए। तो आप याद रखिए, देखिए एक तो निम्न परावैद्युत सामर्थ्य हो नहीं सकता, अगर ये शक्ति होगी तो ज़्यादा वोल्टेज को सह नहीं सकती। इसके बाद उच्च लागत और उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, तो मे भी ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और नीचे ऑप्शन है कम लागत, उच्च परावैद्युत और डाई इलेक्ट्रिक शक्ति व उच्च यांत्रिक मजबूती। तो ये सारे ऑप्शन यानी हमारे पास हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, जिससे ये वायर वगैरह का जो वजन है उसको झेल सके। और उच्च परावैद्युत सामर्थ्य साथ साथ क्या होना चाहिए, ये लो कॉस्टली होना चाहिए। यदि ज़्यादा कॉस्टली होगा तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है इन सब की क्या हो जाएगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कम लागत, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा में EMF F को कैसे डिसाइड की जाती है। तो प्रत्यावर्तित में NS = क्या होता है आपका 120 F/P। तो F = क्या हो जाएगा, NS × P। यहाँ पे NS की जगह N लिखा है तो NP / 120। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, PN × 120।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है एंड रूल। तो एंड रूल तो ठीक है, तो एंड रूल की सहायता से हम क्या डिसाइड करते हैं, चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, तो फ्लक्स को हम डिसाइड नहीं करते किसी रूल से, चुंबकीय सर्किट और चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम कई तरीके से डिसाइड करते हैं, जैसे कॉर्क-स्क्रू रूल, ये हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे एंड रूल क्या बोलता है कि यदि कोई मान लेता हूँ ये मेरी कॉइल है, यानी इस टाइप से कॉइल है, ये पूरा कॉइल है, इसका मैं किसी एक सिरे को देखता हूँ और यहाँ पे जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या है आपकी, इस टाइप से घूम रहा है, तो आप इस एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एन पोल बन जाएगा। और यदि हमारी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, इसमें जो करंट है वो अब ऐसे ना घूम के इस कॉइल में इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमना चालू हो जाए, तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, अगर क्लॉकवाइज घूमना चालू हो जाए तो हमारे कौन सा बन जाता है, एस पोल। यही हमारा क्या कहलाता है, एंड नियम या सिरे का नियम। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि मैं एन को बनाता हूँ तो एन को क्या करूँगा, इस टाइप से पूरा रोटेट करके बना लूँ, अगर यानी एक सिरे से रोटेट करके कुछ इस टाइप से एन को लिखूँ मैं ऐसे और ऐसे ही, तो ये मेरा एन कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरा कौन सा बन जाएगा, एन पोल। यानी जब करंट क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हो तो हमारा एन पोल बनेगा। और इसी टाइप से यदि मैं एस को लिखूँ तो ऐसे मेरा ऐसा रोटेट हो सकता है पूरा, तो ऐसा गोल बन जाएगा, ऐसे रोटेट हो गया, यानी हमारा कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, एस पोल। ये हमारा क्या कहलाता है, एंड रूल। यदि किसी कॉइल के सिरे पर देखने पर उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो तो आपका एन पोल, यदि क्लॉकवाइज हो तो आपका कौन सा कहलाता है, वो एस पोल। यही हमारा क्या कहलाता है, एंड रूल। और एंड रूल से हम क्या डिसाइड करते हैं, चुंबकीय ध्रुव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अल्टरनेटर हमारा देखिए एम्पियर के नियम पे नहीं करते, ओम के नियम पे भी नहीं होता, और लेंज का नियम, लेंज के नियम से हम क्या होता है, यहाँ पे लेंज का नियम हमारे अल्टरनेटर में यूजफुल है। यहाँ पे हम क्या डिसाइड करते हैं, उसकी डायरेक्शन, यानी यदि हमें एमएमएफ उत्पन्न होने की डायरेक्शन जो मिलेगी वो लेंज के नियम से मिलेगी। लेकिन ये जो वर्किंग प्रिंसिपल वो किसका होगा, फैराडे का नियम। और फैराडे के नियम क्या थे, दो नियम थे। पहला नियम क्या बोलता है कि यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कॉइल या कंडक्टर को घुमाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाती है, उसका पहला लॉ था। इसके बाद सेकंड लॉ क्या था कि उत्पन्न ईएमएफ की दर क्या होगा, n=d∅/dt। तो यहाँ पे क्या होता है, जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ होगा वो फ्लक्स चेंजेस की दर के सीधा समानुपाती होगा। और यहाँ पे हम ये जो लगाते हैं एन क्या दिखाता है, टर्न दिखाता है, लेकिन माइनस हमारा क्या दिखाता है कि जो भी ईएमएफ जनरेट होगा वो उसकी विपरीत दिशा में होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंज का नियम हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंज का नियम केवल क्या दिखाता है कि जनरेट होने वाली ईएमएफ की दिशा दिखाता है, लेकिन जो अल्टरनेटर वो हमारे किस पे वर्क करते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। और फैराडे के कौन नियम होते हैं, कौन से, इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम पर, जिसपे हमारी बैटरी वगैरह वर्क करती हैं। और अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर का उपयोग हम किस में करते हैं, पोल्ट्री फार्म में करते हैं। इंक्यूबेटर कुछ नहीं होता, एक हीटिंग टाइप का इक्विपमेंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, अंडों को, जो मुर्गी के अंडे होते हैं उनको कृत्रिम रूप से गर्म करने के लिए इंक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्यूबेटर का प्रयोग हम किस में करते हैं, पोल्ट्री फार्म में। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर खाली स्थान की इकाई होती है। तो एम्पियर सीधा है विद्युत धारा की इकाई होती है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी संस्थापन में अधिकतम, तो इस वैल्यू को आप याद रखिए कि अधिकतम जो लीकेज करंट का मान होता है वो कितना होना चाहिए, 1/, टोटल करंट का 1/5000वां भाग होना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/5000वां भाग। ये रूल है, तो इस रूल्स को आपको ये वैल्यू याद रखनी होंगी, 1/5000वां भाग। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं, हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। और ये हमारे किस में आते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स में, यानी कि नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, इन्हीं को बोलते हैं। तो ये हमारे कौन से कहलाएंगे, सेमीकंडक्टर। ठीक, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, हमारे ग्रुप 14 के एलिमेंट है। और ग्रुप 14 के एलिमेंट जो भी होते हैं, यानी जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे किस में आते हैं, सेमीकंडक्टर में। यदि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हमारा क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। 4 से कम इलेक्ट्रॉन होने पर हमारे कौन से बन जाते हैं, इंसुलेटर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एसी सर्किट का फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर होता है क्या, एसी सर्किट का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1.11। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आरएमएस वैल्यू इक्वल टू होता है 0.707 इंटू आई मैक्स। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाता है, 0.637 इंटू आई मैक्स। तो यहाँ पे आई मैक्स कैंसिल, 0.6 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.11। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, 1.11। इसके बाद अगले चलो, सतह वाहक नली में 2 सैडल्स के बीच की अधिक दूरी। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 सैडल्स के बीच में लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, यानी कि कंड्यूट, यानी अंडरग्राउंड कंड्यूट, कंसील्ड वायरिंग में 60 सेंटीमीटर की। इसके बाद जो आती है हमारी लिंक क्लिप्स, तो लिंक क्लिप्स हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होती हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बार पूछा जाता है कि जंक्शन बॉक्स से। तो जंक्शन बॉक्स से हमारा ये जो सैडल्स की दूरी मिनिमम 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन आते हैं कि जो हम क्लिप लगाते हैं वो अगर यदि हमारी
वर्टिकल पोजीशन में, यानी वर्टिकल मतलब किस टाइप से पोजीशन में है, तो हमारी कितनी दूरी पे लग जाती है 15 सेंटीमीटर या की दूरी पर। जब हम इसको हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो हम कितना लगाते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए, BIS के रूल्स होते हैं, यानी कि वायरिंग के रूल हैं कैसे वायरिंग करनी है। इसके बाद अगला है ड्रम स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो ड्रम स्विच क्या कहलाता है हमारा, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में। सड़क के प्रकाश व्यवस्था में कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक बार बल्ब जलते हैं तो जलते रहते हैं। और सीढ़ी के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, 2 वे स्विच। बगीचे में भी कुछ ज़्यादा लाइटिंग नहीं होती। ड्रम स्विच कुछ नहीं होता, एक टाइप से एक बेलनाकार स्विच होता है जिसमें बहुत सारी ऐसी पट्टियाँ लगी होती हैं। ये कुछ ऐसा बेलनाकार स्विच होता है। यहाँ पे क्या होता है आपकी बहुत सारी ये अलग अलग कॉन्टैक्ट, यानी अलग अलग कॉन्टैक्ट लगे होते हैं। और ये क्या होता है कि मोटर की सहायता से इस टाइप से गोल गोल घूमता रहता है। और जब यहाँ पे क्या होता है मेन कॉन्टैक्ट होती है बल्ब की, तो जब ये कॉन्टैक्ट अलग तरीके से आके इसमें टच होती हैं तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग बल्ब जलते हैं। तो हमारी कौन सी होती है मेन लीजिए सजावट, यानी डेकोरेटिव लाइट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ड्रम स्विच का। और अब इसका यूज नहीं किया जाता, पहले इसका यूज किया जाता था ड्रम स्विच का, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गए, इसको रिप्लेस कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है UPS का फुल फॉर्म होता है तो अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनट्रप्टेड पावर सप्लाई UPS का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, इस क्वेश्चन को बार बार पूछे गए हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप से UPPCL में, तो आप फुल फॉर्म अगले पेपर में जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है किसी DSU डिस्टकारी में कितने, तो यहाँ पे आप याद रखिए ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है हमारा कुछ इस टाइप से सर्किट होता है। तो ये हमारा किसका सर्किट है, इस टाइप से हमारा क्या बन जाता है ये, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, इस डायोड को उल्टा लगाना चाहिए यहाँ पे इस टाइप से। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे मिलेगा मेरे को प्लस और यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस, तो बचे शीर्ष टू टर्मिनल हम क्या जोड़ देंगे AC सप्लाई को जोड़ देंगे। तो ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर मेरे लिए कितने चाहिए 4 चाहिए, वो भी किसके लिए सिंगल फेज़ के लिए। यदि ये पूछता है किसके लिए 3 फेज़ के लिए, तो 3 फेज़ के लिए हाफ वेव के लिए यदि मैं 3 फेज़ हाफ वेव कवर हूँ तो चाहिए रहते हैं मेरे को 3, और 3 फेज़ फुल वेव की बात हो मेरे को कितने चाहिए 6। और यदि 3 फेज़ फुल वेव का आप सर्किट देखेंगे तो कुछ इसी टाइप से होता है इसका भी, कि ये मेरे एक डायोड मैंने लगा लिया कुछ इस तरीके से, प्लस माइनस मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा प्लस मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप कुछ मत करिए, कुछ इस टाइप से कनेक्शन करिए कि प्लस प्लस एक साइड हो जाए और माइनस माइनस क्या हो जाए आपके एक साइड आ जाए। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे प्लस प्लस एक साइड हो गए, और ये डायोड का जो लाइन होती है हम उसको क्या बोलते हैं माइनस माइनस। ये मेरे प्लस प्लस एक साइड और माइनस माइनस क्या हो गए एक साइड होते जा रहे हैं। तो यहाँ से मेरे को हमेशा माइनस मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा प्लस मिल जाएगा। बचे जो दो बीच की जो टर्मिनल है यहीं पे हम क्या करते हैं 3 फेज़ सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरा क्या बन जाता है 3 फेज़ फुल वेव रेक्टिफायर। तो वहाँ पे 6 डायोड की जरूरत होती है, और हाफ वेव में सिंगल फेज़ फुल वेव के लिए हमें कितनी जरूरत होती है 4 वेव की, और हाफ वेव में 2 की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। तो यहाँ पे स्थायी चुंबक बनाने के लिए हमें ऐसा चाहिए होता है जैसे में हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जिसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा हो तो यहाँ पे किसकी होगी कार्बन इस्पात की। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक कर्ण के लग में तार या केबल का उपयोग करते हुए क्रिम्प किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाए क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण, यानी क्या होता है क्रिम्पिंग टूल। यानी ये हमारी जो तार हैं इनमें हम क्या करते हैं आगे छोटी छोटी सी लग लगा के रखते हैं, जो क्या करता है हमारा कनेक्शन, यानी किसी भी जगह पर कनेक्शन करने में आसानी और कनेक्शन को मजबूत तरीके से जोड़ के रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं क्रिम्पिंग टूल या छोटे छोटे क्रिम्पिंग टूल्स आते हैं, बड़े बड़े क्रिम्पिंग टूल आते हैं जिनकी सहायता हम क्या करते हैं इसमें क्रिम्पिंग करते हैं। कुछ ऑटोमेटिक होते हैं, कुछ हमको हाथ से चलाना होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर अधिकतम दक्षता क्या होती है जब परिवर्तित हानि, यानी जो हमारे ये जो वेरिएबल लॉस हैं कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाते हैं। तो वेरिएबल लॉस जब कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है ये जो हानि है, यानी डीसी जनरेटर में क्या हो दक्षता हमेशा अधिकतम होती है। और ऐसी यदि हम हमारा ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल लॉस वगैरह होते नहीं, इसलिए हम उसको वेरिएबल ना लेकर क्या ले लेते सीधा कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। जबकि हमारे मोटर वगैरह में क्या हो जाते हैं जैसे कि फ्रिक्शन लॉस हो गए या फिर आपका जो बेरिंग वगैरह में लॉस होते हैं वो जुड़ जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। और कांस्टेंट लॉस हमारे केवल क्या होते हैं आयरन लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा परिवर्तित हानि जब स्थिर हानि के बराबर हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एच श्रेणी के विद्युत रोधी ऊष्मा का होता है। तो ये आप इसका सीरीज याद रखिए YAE। इसके बाद ऐसे बहुत सारे नीचे तक सीरीज आती है, तो Y का हो जाता है 90 डिग्री, इसके बाद आ जाता है यहाँ पे 105 डिग्री, इसके बाद आ जाता है 120 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप H पे जाएंगे तो हमारा कौन सा मिल जाता है 180 डिग्री। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगला जो जैसे 120 ये आपका किसका हो जाएगा E का हो जाएगा। ठीक है, और 150 यहाँ पे कोई रेंज नहीं होती, और यहाँ पे 100 भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे केवल एक 120 है जो क्या हो जाएगा क्लास E का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्क्वाडल के प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग मोटर को वहीं वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो आप जब भी आप देखिए स्लिप रिंग लिखा हो तो यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क,
हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्यों मिलता है? क्योंकि इसके शुरुआत में क्या जुड़े थे? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जुड़ने से क्या होता है? हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। और रेजिस्टेंस से टॉर्क कैसे बढ़ता है? क्योंकि टी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हमारा, तो मैं पहले भी बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, R2 इक्वल टू SE2 इंटू R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो R2 वो डायरेक्टली टॉर्क की, तो टॉर्क बढ़ने से यानी स्टार्टिंग प्रतिरोध बढ़ाने से क्या होता है? हमारा स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो क्या होता है हमारे स्प्लिंग रिंग इंडक्शन मोटर में एक व्यवस्था होती है, यहाँ पे जो स्लिप रिंग लिखा है कि हम इसमें जो क्या होता है स्लिप रिंग के थ्रू स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, उसके बाद शॉर्ट सर्किट कर दी, तो क्या होता है शुरुआत में हाई स्टार्टिंग टॉर्क अचीव हो जाता है। तो जहाँ भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लिखे तो आपको सीधा आंसर लगाना है हाई स्टार्टिंग टॉर्क को पाने के लिए हम क्या करते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 3 फेज का पावर पूछा गया, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है √3 इंटू VL इंटू IL इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √3 VL इंटू IL इंटू कॉस थीटा। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फैराडे के पहले नियम को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो पहला रूल था वो क्या था? M इक्वल टू M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या Q को हम क्या लिख सकते हैं? M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। जब हम इसका साइन हटा दें तो क्या जाता है? M इक्वल टू ZIT। यानी यहाँ पे जो रूल ये बोलता था कि यदि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए जो द्रव्यमान की मात्रा होती है, यानी किसी इलेक्ट्रोड, यानी जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो कराते हैं, उसमें जो कितना भी द्रव्यमान मुक्त होता है वो क्या होता है? उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। तो उसी को इसने कन्वर्ट किया, M इक्वल टू Q होता है। Q को हम क्या लिख सकते हैं? IT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q। लेकिन जब यहाँ पे ये हटाएंगे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा Z, और इसी Z को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा Z हो जाएगा, और यहाँ पे Z की यूनिट भी पूछता है, तो ये क्या हो जाएगा? M डिवाइडेड बाई IT इक्वल टू Z, और IT इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? Q। तो M अपॉन Q। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी ग्राम प्रति गुलाम। ये यूनिट आप याद रखिए, ये यूनिट भी बहुत बार पूछा गया है यहाँ पे किसी अलग अलग पेपर में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? M इक्वल टू ZIT। और सेकंड लॉ ये था कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट वाले मटेरियल, यानी बहुत सारे बॉक्स रखे जिनमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, यदि मैं उनमें समान आवेश को समान समय तक प्रवाहित कराऊँ, तो उनमें जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए द्रव्यमान की मात्रा होगी उसकी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। तो ये हमारा सेकंड लॉ था। तो पहला लॉ बस ज़्यादा पूछा जाता है, सेकंड लॉ को केवल स्टेटमेंट वगैरह होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CTC, सोडा एसिड, पानी से लगाएंगे तो आप करंट हो जाएगा। पाउडर वाले नॉर्मल वहाँ यूज किए जाते हैं गैस वगैरह में। फॉर्म में भी क्या होता है? हल्का सा झाग पैदा होती है, जिससे करंट लगने का खतरा होता है। तो यहाँ पे हेलेन या CTC में हम बहुत सी जगह हर जगह यूज कर सकते हैं, केवल ऑयल वगैरह को छोड़ के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर CTC। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती उसे कहा जाता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? आदर्श ट्रांसफार्मर। और आदर्श ट्रांसफार्मर हमारा होता नहीं है, केवल हम क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है? कोई कोर लॉस नहीं होती, कोई मैग्नेटाइजेशन करंट नहीं होता, कोई भी लॉसेस नहीं होती। हमारा कौन सा कहलाता है? आदर्श ट्रांसफार्मर या आइडल ट्रांसफार्मर। ये हमारा कभी ट्रांसफार्मर है नहीं, केवल हमने एज्यूम किया है। और किसी भी ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं? उसके पास तक ले जाने की कोशिश करते हैं कि हमारा आदर्श ट्रांसफार्मर कितने पास चला जाए। अगला क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर सेगमेंट में विद्युत रोधी के रूप में। तो आप इसको याद रखिए कि हमारे कम्यूटेटर कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। तो इन कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में क्या होता है? एक दूसरे को शॉर्ट सर्किट ना कर दें। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? बीच में एक इंसुलेटर भरते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ये किसका होता है? अभ्रक का होता है। और ये जो कम्यूटेटर हमारा किसका बना होता है? हाइड्रोन कॉपर का। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बकोल जले का उपयोग आमतौर पर खालिस्तान उपकरण की सुरक्षा में किया जाता है। तो यहाँ पर याद है कि बकोल जले किसमें होता है? हमारा ट्रांसफार्मर में होता है, यानी वो भी किसमें? ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर में किसका होता है? बकोल जले का। जब ज़्यादा हीटिंग होती है तो ये हमारा कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा होता है। जैसे कि ये मेरा कंजर्वेटर टैंक है, ये मेरा मान लेते तो मेन टैंक है। तो यहाँ पे जो बीच में पाइप होता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? बकोल जले लगाते हैं। जब यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से गैसेस कंजर्वेटर टैंक में जाती है, कंजर्वेटर से मेन टैंक के बीच में सर्कुलेट होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? मर्क्यूरी स्विच लगे होते हैं। मर्क्यूरी स्विच गर्म होकर नीचे गिर जाते हैं और पूरी पावर सप्लाई को बंद कर साथ में एक अलार्म ही बजाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? किस में यूज़ किया जाएगा? आपका ट्रांसफार्मर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत मापी में के उपकरणों में हेयर स्प्रिंग। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए फॉस्फोरस ब्रांच की हेयर स्प्रिंग की बात होती है कि जैसे मान लेता हूँ ये मेरा PMC टाइप इंसुलेटर, बीच में ये एन और एस परमानेंट मैग्नेट है, बीच में आर्मर लगा हुआ। तो इस आर्मर से क्या होता है? हम एक स्प्रिंग कनेक्ट करके रखते हैं इस टाइप से, और ऊपर भी एक स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग क्या होती है? अगर इस डायरेक्शन में फोर्स ये वाली स्प्रिंग लगा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाती है? ये वाली लगाती है। तो इसको हम हमेशा किससे बनाते हैं? फॉस्फोरस ब्रांच से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है यहाँ पे फॉस्फोरस ब्रांच की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, किसका क्या होता है? हाई टनन सामर्थ्य, यानी इसकी जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक, इसके साथ साथ क्या होता है, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, जिससे क्या होता है हमारे मीटर में बहुत कम इफेक्ट डालता है। इसलिए इसका हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज का। तो यहाँ पे कास्ट लिखा है, इसका सही नाम होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज, कास्ट इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि चल कॉइल मीटर। तो चल कॉइल मीटर मतलब का हमारा क्या है, चल कॉइल से मतलब हमारा क्या हो जाता है, चल कॉइल मीटर से हमारा मतलब होता है MC, यानी कि मूविंग कॉइल टाइप। मूविंग कॉइल हमेशा किसको नापता है, DC। वो MC के नीचे आप क्या लिख लीजिए सीधा, DC। और एक और होता है हमारा मूविंग आयरन, जो किसको नापता है, AC और DC अपोर T को। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, PMC मीटर किसको नापेगा, DC को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वोल्टेज रेगुलेटर में। तो आप जरूर याद रखिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर हमेशा जीना डायोड का, और वो भी किस कंडीशन में, रिवर्स बायस की कंडीशन में। इसके बाद हमारा जो वैरेक्टर डायोड होता है, ठीक है, तो ये वैरेक्टर डायोड का सिंबल भी याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है, और बुक में कम दिया गया है हमारी। तो यहाँ पे ये वैरेक्टर डायोड का सिंबल होता है, आपको कुछ ऐसे सिंबल बना मिल जाएगा ये टाइप से। तो ये हमारे कौन सा कहलाता है, वैरेक्टर डायोड। ये भी रिवर्स बायस में लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड। तो यहाँ पे जो हमें ट्यूनिंग सर्किट वगैरह में हम इसका यूज करते हैं वैरेक्टर डायोड का। इसके बाद हमारा LED होता है, जो आप नॉर्मल देखते हैं, और एक और होता है हमारा फोटो डायोड। तो ये जो LED और फोटो डायोड, तो फोटो डायोड दो तरीके से यूज होता है। जब हम फोटो डायोड को कैसे यूज करें, एज अ डिटेक्टर की तरह यूज करें। तो यहाँ पे हमारा किसके जैसे एज अ डिटेक्टर की यूज करते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं। जब इसको एज अ सोलर पैनल में या फोटो कंडक्टिव सेल के जैसे यूज करते हैं, तो वहाँ हम किस में लगाते हैं, इसको फॉरवर्ड वाइस में। और जब इसको डिटेक्टर के जैसे यूज करते हैं तो किस में लगा लेते हैं, रिवर्स वाइस में। तो डिटेक्टर में याद रखना रिवर्स वाइस में, और सोलर सेल वगैरह किस में लगता है, फॉरवर्ड वाइस में। और जीना डायोड हमेशा किस में कनेक्ट होता है, रिवर्स वाइस में। लेकिन यदि मैं इसको फॉरवर्ड वाइस में भी कनेक्ट करूँ तो ये खराब नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, ये एज अ नॉर्मल डायोड के जैसे वर्क करता है। तो ये तो हमारे स्पेशल पर्पस डायोड कहलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बैक पिच शब्द आमतौर पर, तो यहाँ पे जो बैक पिच बोला गया है, बैक पिच, तो यहाँ पे क्या होता है, बैक पिच हमारी हमेशा किस में होती है, DC आर्मेचर वाइंडिंग में। जबकि हम AC मोटरों में क्या करते हैं, AC मोटर में तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब मोटर में नहीं होती, वहाँ पे हम कॉइल पिच या पिच फैक्टर वगैरह डिसाइड करते हैं, शॉर्ट पिच, फुल पिच। लेकिन यहाँ पे जो बैक पिच है, तो बैक पिच का कहलाती है हमारी कि ये जो एक कॉइल है, एक और कॉइल में यहाँ से कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर लेता हूँ, तो आर्मेचर घूमने की विपरीत दिशा में किन्हीं भी दो कॉइल के बीच की ये दूरी हमारी कौन सी कहलाएगी, बैक पिच। ठीक, और यहाँ पे जो यहाँ से आर्मेचर घूमने की दिशा में किन्हीं भी एक कॉइल के दो सिरों के बीच की दूरी फ्रंट पिच, और ये बैक पिच में से फ्रंट पिच में घटा दूंगा, तो ये मेरी कौन सी बन जाएगी, रिजल्टेंट पिच। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, DC आर्मेचर वाइंडिंग में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में आप केंद्रीय स्विच जोड़ा जाता है। अब केंद्रीय स्विच का मतलब यहाँ पे किसका है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमेशा हम किस में लगाते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, क्योंकि जब हमारी मोटर 75% लगभग स्पीड अचीव कर लेती है, तो हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच मान ली कुछ नहीं होता, जो हमारे ये थर्मोस्टेट वगैरह होते हैं, ये भी ऐसा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जैसे वर्क करते हैं, तो ये भी वैसे ही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है घन कोण। तो घन कोण को हम किस में नापते हैं, स्टेरेडियन में। घन कोण क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज से बोलूँ तो ये क्या होता है, किसी भी गोलीय सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। और ये हम किसको नापते हैं, इसको हम किससे शो करते हैं, ओमेगा से शो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा घन कोण क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन में। घन कोण की यूनिट क्या हो जाती है, स्टेरेडियन। और कोण को किस में नापते हैं, रेडियन में या डिग्री में। और यहाँ पे जो लक्स होती है हमारी किसकी यूनिट होती है, इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति की इकाई होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइल को एक दूसरे पर परस्पर छादी होती है, तो हमारी कौन सी कहलाती है, चेन वाइंडिंग। यानी कुछ इस टाइप से ये वाइंडिंग होती है, तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, चेन वाइंडिंग। यदि आपको कुछ ऐसे वाइंडिंग देखें तो ये कहलाती है फ्लैट या नॉन ओवरलूप वाइंडिंग। और बास्केट वाइंडिंग आप देखेंगे तो जो नॉर्मल वाइंडिंग आप देखते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको बास्केट वाइंडिंग मिलती है। कुछ इस टाइप से ये जो वाइंडिंग आप देखते हैं बार बार पूरी जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, हमारी कौन सी कहलाती है, बास्केट वाइंडिंग। और एक और होती है हमारी कौन सी, डायमंड कॉइल वाइंडिंग। तो डायमंड कॉइल वाइंडिंग में पूरी कॉइलें कुछ इस टाइप से होंगी, आपको डायमंड कॉइल है। और यदि इन कॉइल के सिरों को मैं दबा दूँ, कुछ इस टाइप से करके बना दूँ, तो ये मेरी कौन सी बन जाती है, फ्लैट लूप या नॉन फ्लैट लूप वाइंडिंग। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी कहलाएगी, चैन वाइंडिंग, जो क्या करती है, एक दूसरे को परस्पर छादी होती है, यानी कि एक दूसरे को परस्पर कवर करके रखती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन DC जनरेटर। तो यहाँ पे भी अल्टरनेटर हो या DC जनरेटर हो, जितने भी जनरेटर होते हैं और मोटर्स होती हैं, मानी किससे वर्क करती हैं, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होती हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर से फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। किरचॉफ के नियम हमारे सर्किट्स वगैरह में लगते हैं। एम्पियर के नियम से हम जो ओवरहेड लाइन में करंट की दिशा डिसाइड करते हैं। और लेंज का नियम क्या होता है, हमारे लिए उत्पन्न EMF की दिशा दिखाता है कि EMF जो जनरेट हुआ वो किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है किसी भी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का क्या उद्देश्य होता है। जो ट्यूबलाइट होते हैं, ट्यूबलाइट में क्या होता है, हमारा कुछ इस टाइप का सर्किट होता है। ये मेरा ट्यूबलाइट है, यहाँ से 2 टर्मिनल निकले हुए हैं। यहाँ पे मैं क्या लगा लेता हूँ, बीच में यहाँ पे स्टार्टर लगा होता है।
तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इसके सीरीज में एक चोक कॉइल लगा देते हैं, हमारा चोक का सिंबल है, तो यहाँ पे चोक लगा होता है। तो ये चोक लगाने का मेनली पर्पस क्या होता है, तो चोक क्या करता है, शुरुआत में हाई वोल्टेज को इम्पल्स कर देता है, ठीक है। और जब एक बार हमारा ट्यूबलाइट चालू हो गया, यानी कि गैस का ओनाइजेशन हो गया और यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो गया, तो ये क्या कर देता है, इस करंट को सीमित करने का कार्य करता है। तो ये हमारा क्या कर लेता है, शुरुआत में हाई वोल्टेज को इम्पल्स करना, उसके बाद करंट को सीमित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन में यदि आप पढ़ते हो चमक बढ़ाना होगा नहीं, पावर फैक्टर तो ये सुधार है, ये कॉइल है तो पावर फैक्टर को डिक्रीज कर देगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना, तो ये इसके बाद का कार्य होता है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही कार्य दिया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भू प्रतिरोध को, याद रखिए इसके लिए हम क्या कर रहे थे, अर्थ टेस्टर, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी रॉड होती है, इनको हम अलग अलग जगह पर लगाकर उसका टेस्टिंग करते हैं, तो ये हमारा अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर कहलाता है। फ्रिक्वेंसी मीटर से हम फ्रिक्वेंसी को नापते हैं, मल्टीमीटर मतलब एम्पियर वोल्टमीटर, और प्रतिरोध को नाप लेते हैं, और वोल्टमीटर से हम किसको नापते हैं, वोल्टेज को नापते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बहु प्रतिरोधक परीक्षक का अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। इसके बाद अगला है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर क्या होती है, हमारी सिंगल फेज मोटर का टाइप होती है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेटर में बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की हम वाइंडिंग करके रखते हैं, और इनमें क्या होता है, एक माइक्रो यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जैसे इनमें अलग अलग समय पर अलग अलग सप्लाई देते हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, पहले इसमें दिया, फिर इसमें दिया, फिर इसमें दिया, फिर इसमें दिया, तो इस टाइप से क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने लगता है, जिससे क्या होता है, इसी के साथ साथ हमारा रोटर भी रोटेट हो जाता है। तो ये हमारे कौन सी कहलाती है, स्टेपर मोटर। और स्टेपर मोटर के भी टाइप होते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप स्टेपर मोटर, और हाइब्रिड टाइप स्टेपर मोटर। तो यहाँ पे जो मेनली टाइप है किसका है, सिंगल फेज मोटर का टाइप है। इसके बाद है अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता, तो ये होती है आपकी 41.2%, लेकिन यहाँ पे 40% ये ऑप्शन तो वही होगा सही, और यहाँ पे एक और होता है 81.2%, सॉरी यहाँ पे जो इसकी दक्षता होती है ये सही दी है 40.6%, इसकी जो दक्षता होती है 40.6%। और जैसे ही हम किस पे जाएंगे, फुल वेव पे जाएंगे, जस्ट इसका डबल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6×2=12, और ये क्या हो जाएगा 81, तो 81.2%। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 40.6%, और 81.2% किसकी हो जाएगी, फुल वेव रेक्टिफायर की। इसके बाद है 2 वाट मीटर विधि का उपयोग 3 फेज प्रणाली में ऊर्जा नापने के लिए तब किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका लोड संतुलित यानी कि जो 3 फेज है, ये तीनों फेज में क्या है कि जेड ये मान लेता हूँ Z1, Z2 और Z3, जब Z1 = Z2 और Z3, यानी जो तीनों में इंपीडेंस है वो इक्वल है, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, संतुलित लोड। तो इसके लिए तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 वाट मीटर लगाइए, एक फेज का लोड मेजर करिए, उनको 3 से इंटू कर लीजिए तो भी मेजर हो जाता है, या आप 2 वाट मीटर विधि लगा सकते हैं, 2 वाट मीटर लगा लीजिए तब भी लोड मेजर हो जाएगा। और लेकिन यदि मैं क्या करूँ, एक कंडीशन आती है कि Z1 ≠ Z2, या क्या होती है, तीनों इंपीडेंस वो अलग अलग वैल्यू के होते हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, मेनली 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग। तो यहाँ पे जो 2 वाट मीटर है वो किस में यूज होती है, संतुलित भार और असंतुलित भार दोनों को नापने के लिए। इसके बाद है किसी इनकैंडिसेंट लैम्प। तो इनकैंडिसेंट लैम्प मतलब कि टंगस्टन फिलामेंट लैम्प की बात हो रही है। टंगस्टन क्या होता है, हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इकाई या यूनिटी, ठीक। बाकी जितने भी लैम्प ये सब में क्या होता है, चौक वगैरह का यूज हो जाता है, जिसलिए क्या हो जाता है, इनका जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाता है, लैगिंग हो जाता है। यहाँ पे केवल एक ही क्या होता है, हमारा बल्ब होता है जिसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, वो हमारा कौन सा कहलाता है, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। और इसलिए हम क्या करते हैं, इस बल्ब का यूज़ एज लोड के जैसे करते हैं। जब भी आप देखिए किसी भी लैब वगैरह हम लोड को बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, बल्बों की सहायता से, किससे, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प बल्बों की सहायता। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर पर करते हैं, इसलिए। और अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम पर टकाई करने के लिए सोल्डरिंग गालक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिए किसका यूज किया जाएगा, आपका एरा नंबर 7 EVI, एरा नंबर 7 या बोरोज का HCl, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, स्टील वगैरह की सोल्डरिंग करने में यूज किए जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। और यदि हमारे नॉर्मल सोल्डरिंग की बात है इलेक्ट्रिक में, तो हम किसका यूज कर लेते हैं, लेड प्लस टिन वार से मिला हुआ गालक का, यानी यहाँ पे गालक मतलब कि सोल्डरिंग फ्लक्स की बात हो रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णतः अविशेषित अम्ल बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। तो आप याद रखिए कि जब बैटरी पूरी चार्ज होती है तो अपेक्षित घनत्व की बात हो रही है, विशिष्ट गुरुत्व मतलब कि अपेक्षित घनत्व, उसको हम कैसे नापते हैं, हाइड्रोमीटर से। यानी जो हमारा ये बैटरी का जो अंदर पानी भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, मेनली इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसको क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर भर के उसका अपेक्षित घनत्व नापते हैं। तो इसका जो हाइड्रोमीटर का एक स्केल होता है उसमें बहुत सारी रीडिंग लिखी होती है, वहीं लिखा होता है 1280, 1200, 1250, 1100। तो यहीं से हम डिसाइड करते हैं कि ये कितना चार्ज है। तो वहीं से पूछा गया कि जब ये कितने पे दिखा कि चार्ज हो, तो आप इसकी रीडिंग याद रखिए 1180 से 1200, और एक और इसके बीच की रीडिंग होती है 1200 से 1250 और 1250 से 1280। तो ये क्या हो जाती है हमारी फुल चार्ज,
ये कहलाती है हाफ चार्ज और कहलाता है डिस्चार्ज। और फुल चार्ज कंडीशन हमारा वोल्टेज कितना होता है, ये होता है 2.2 वोल्ट। ये होता है जब हाफ चार्ज होती है तो ये क्या हो जाती है 2 वोल्ट, और जब फुल डिस्चार्ज होती है क्या हो जाता है 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 1280। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, किसी स्टार कनेक्शन रिलेशन है कि VL इक्वल टू √3 V फेज, यानी जो लाइन वोल्टेज है वो √3 V फेज वोल्टेज के बराबर √3 गुना होगी फेज वोल्टेज के, और जो लाइन करंट है IL इक्वल टू I फेज। यहाँ पे सही हो जाएगा √3 गुना इंटू फेज वोल्टेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई से जुड़े होने पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन है। एक तो प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि हम नॉर्मली क्या होता है AC में जो विरोध करने वाला गुण होता है वो इम्पीडेंस होता है, नहीं रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस आ जाता है, जिससे कम करंट फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पर DC में केवल रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिससे हाई करंट फ्लो होने से जल जाता है। और यहाँ पे इंडक्शन में नहीं हो पाता, मैं सेकेंडरी में तो कुछ इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारी कौन सी वाइंडिंग जलती है, केवल प्राइमरी वाइंडिंग। तो क्या हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी DC जनरेटर का EMF होता है तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है EZ इक्वल टू 5ZNP डिवाइडेड बाई 60A। तो यहाँ पे क्या है 5ZNP डिवाइडेड बाई 60A। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 5ZNP डिवाइडेड बाई 60A। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेटेड किया जाता है तो ये हो जाता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है V² × F² × T²। यानी यदि मैं थिकनेस को कम करूँगा तो भी मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाती है एडी करंट लॉस कम होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो होता है जो भी कोर उसको पतली पतली पट्टियों के रूप में बनाते हैं। और लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है 0.35 से 0.5 mm के बीच में। और इसी लेमिनेट को हम क्या कर रहे थे वार्निश से लिपेट कर रहे थे, जिससे क्या होता है जो करंट है मैली एडी करंट होता क्या है, उसकी जो कोर में करंट फ्लो हुआ, यदि मैं कोर को टुकड़े टुकड़े बनाकर उसमें लेमिनेशन करूँ यानी वार्निश पोत दूँ, तो वार्निश क्या होता है हमारा एक इंसुलेटर होता है। तो इस इंसुलेटर से करंट फ्लो होने में दिक्कत होगी, तो अपने आप क्या हो जाएगा एडी करंट हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लिमिटेड क्यों किया जाता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला परिपथ में यानी कि बहुत सारे रेजिस्टेंस जो सीरीज में जुड़े हैं तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है R=R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुत ईजी, प्रसारण आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश व्यवस्था वाले उपकरणों में तो जो टर्मिनल होते हैं यानी हमारे जैसे कि फ्यूज वगैरह है स्विच वगैरह, इन सब की जो टर्मिनल होती है किसके बने होते हैं हमारे पीतल के बने होते हैं। सोना बहुत महंगा है, चांदी हाईली कंडक्टिव हो जाता है, तो इसमें हमें क्या मिलती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती। प्लेटिनियम ही बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका पीतल, क्योंकि क्या होता है ये ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ को झेल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से किसके बनाएंगे हम पीतल की। इसके बाद अगला है एडी करंट की कमी, एडी करंट खालिस्तान करंट की एक कमी है वाइंडिंग में हीटिंग है, यानी सीधा सीधा पूछा गया है कि एडी करंट से हमारा लॉसेस क्या होता है। तो एडी करंट के कारण क्या हो जाता है हमारा हीटिंग जनरेट होती है, यानी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस बढ़ता है, एक करंट फ्लो होता है, उस करंट की वजह से क्या हो जाता है हमारा वाइंडिंग हीट कर जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान। उसके बाद अगला है सीसा अम्ल बैटरी में, तो यहाँ पे क्या होता है आपका टनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, टनु को यहाँ पे घुला सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा है, एक होता है हमारा टनु और एक चीज़ होती है हमारी सांद्र। सांद्र मतलब क्या होती है कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें पानी की मात्रा कम हो और अम्ल ज़्यादा हो, अम्ल क्या हो ज़्यादा हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है सांद्र कहलाता है, जहाँ पर पानी कम हो और अम्ल क्या हो कम हो। तो हम कैसे मिलाते हैं 1:3 में, यानी 1 अम्ल का और 3 किसका मिलाते हैं पानी का, तो ये हमारा सांद्र कहलाता है। सॉरी ये हमारा कौन सा कहलाता है तनु, तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा घुला सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग आयरन की बिट। तो आप हमेशा याद रखिए सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है कॉपर की। इसको आप प्रैक्टिकली भी देखा होगा आपने, यदि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्स लगा हो तो उसको साफ करके देखिए तो किसकी मिलती है आपकी कॉपर की, क्योंकि कॉपर का कंडक्टिव अच्छा होता है और ज़्यादा टेम्परेचर को भी सह सकता है यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी सिंगल फेज मोटर की चक्रण की दिशा को तो हम कैसे बदल सकते हैं, यानी किसी मोटर की रोटेटिंग डायरेक्शन क्या है, संधारित्र के टर्मिनल को प्रेस बदलकर ये चेंज पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आप स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग में डायरेक्शन चेंज करेंगे तभी होती है, आप कैपेसिटर के टर्मिनल को चेंज करें नहीं बदलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि चल या पुरानी वाइंडिंग टूटती है, ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और फेज क्रम को भी लड़कर बदली जा सकती है, तो यहाँ पे पूछा गया है सिंगल फेज मोटर। तो सिंगल फेज मोटर में तो कोई फेज होता ही नहीं है, 2 फेज होते हैं, तो उनमें क्या होता है रनिंग वाइंडिंग और टर्मिनल वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग या उसी वाइंडिंग को बदल कर सकते हैं, और फेज और न्यूट्रल को यानी जो सप्लाई टर्मिनल उसको आपस में बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि BIS के अनुसार 3 फेज में याद रखिए लाल पीला और नहीं, देखो RYV ये तो हमारा 3 फेज है, रेड येलो और ब्लू। अब न्यूट्रल के लिए कौन सा चाहिए कलर काला, और हरा किसके लिए होता है अर्थिंग के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा लाल पीला नीला और काला। और जब आपका सिंगल फेज के लिए पूछता तो न्यूट्रल हो जाता फेज आपका हो जाता रेड, और न्यूट्रल कैसे हो जाती नीली,
एक चीज़ याद रखिए कि उसने सिंगल फेज़ के लिए पूछा या 3 फेज़ के लिए। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिना लोड के डीसी सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है। क्या हो जाता है यहाँ पे, मोटर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड अचीव कर लेगी, इसलिए क्या होता है उसको हमेशा लोड पर चलाते हैं, बिना लोड के चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड अचीव कर लेगी ये मोटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्मेचर करंट कम हो जाएगा, फील्ड करंट बहुत तेज हो जाएगा, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसकी गति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम श्वसन साधारण और आसान विधि होती है। तो यहाँ पे मुंह से मुंह विधि भी बहुत आसान होती है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर उठाएगा वो कौन सा है, मुंह से नाक विधि। मुंह से मुंह विधि को आप एक और चीज़ याद रखिए, इसका कौन नाम होता है, बहुत रेयर है, लाबोर्ड मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, लाबोर्ड मेथड भी बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कौन सा नियम बताते हैं किसी जंक्शन पर करंटों का संगमन बीजीय यानी एल्जेब्रिक सम शून्य होता है। तो ये आपका क्या होता है, किरचॉफ का करंट लॉ। करंट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन की ओर आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट का बीजगणित योग हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। उसका वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी सर्किट में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का योग यानी कि बीजगणितीय योग उस पर अप्लाइड ईएमएफ के बराबर होता है, या उसके वोल्टेज ड्रॉप तथा बीजगणितीय तथा वोल्टेज ड्रॉप तथा उसमें अप्लाइड ईएमएफ का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, किरचॉफ का करंट नियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एएमजी सेट रोटरी कन्वर्टर। तो यहाँ पे एमजी सेट एसी डीसी कन्वर्टर के लिए प्रयोग किया जाता है बस। ठीक, याद रखिए एमजी सेट है जो एसी से डीसी के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक और होते हैं हमारे केवल रोटरी कन्वर्टर जो डीसी टू एसी और एसी टू डीसी दोनों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एमजी सेट भी साथ में लिखा है, तो आप केवल किस पे आंसर लगाएंगे, एसी टू डीसी करने के लिए। यहाँ पे सही आंसर है किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट खालिस्तान का होता है। तो आप याद रखिए फिलामेंट मैली किसका बनाया जाता है, टंगस्टन का। टंगस्टन क्या होता है, हाईली रेजिस्टिव होता है, साथ साथ प्योर रेजिस्टिव होता है, इसमें कोई इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं आता, इसलिए इसका जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो मैली देखिए कार्बन फिलामेंट भी यूज होते हैं साथ साथ। इसके बाद आपका ऑस्मियम भी होता है, और एक और क्या होता है, टेंटेलम। ये 4-5 मटेरियल आप याद रखिए यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टंगस्टन यूज होता है। ऑस्मियम और टेंटेलम और कार्बन, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर को नहीं झेल पाते और भंगुर हो जाते हैं, यानी कि वेपराइज में कन्वर्ट होने लगते। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, टंगस्टन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज। तो SF6 सर्किट ब्रेकर कितना वोल्टेज तक यूज करते हैं हम, 36 से 760 11 के बी तक हमारा कौन सा होता है, एयरसेल बेस सर्किट ब्रेकर। और यहाँ पे अलग अलग रेंज में क्या होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वो सब होते हैं। लेकिन जो SF6 सर्किट ब्रेकर वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे SF6 गैस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जो कॉर्स यानी जैसे ये कॉन्टैक्ट खोलते हैं, यानी ये कॉन्टैक्ट है और ये कॉन्टैक्ट, जैसे ये कॉन्टैक्ट खोलते हैं तो यहाँ पे आर्क जनरेट होती है, और इसी आर्क को क्या होते हैं ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, SF6 गैस का यूज करते हैं। और ये हमारी कौन सी गैस होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। ये क्या होती है, बहुत ठंडी होती है और नॉन टॉक्सिक गैस होती है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है कि एक सभा कक्ष में संस्थापन की व्यवस्था में 6 एम्पियर 3 पिन वाले 8 सर्किट 40 वाट वाली 10 लाइटें 10 सीलिंग फैन और 5 सर्किटों की संख्या की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे आपके पास लोड कैलकुलेट करिए और उस लोड के हिसाब से आप इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा हमें टोटल। एक में हम लगभग 1000 वाट, या जैसे पावर सर्किट है तो 3000 वाट तक का लोड रखते हैं, और इसमें कितना रखते हैं 1000 वाट तक 800 वाट और 10 पॉइंट रखते हैं। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को खालिस्तान यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं अवशेष यानी कि रेजिडुअल। ठीक है, एक क्या होता है हमारी होती है ELCB, इसको हम क्या बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और इससे भी अच्छी एक और कौन सी हो जाती है RCCB यानी कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCCB। तो ये देखिए यहाँ पे अगर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जहाँ पे हमें और ज़्यादा चाहिए तो हम किसका यूज कर लेते हैं RCCB रेजिडुअल करंट का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये भी क्या होता है ELCB और RCB दोनों क्या होती है एक सी होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया ये RCCB हो गया, और ये हमारा पूछा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर मतलब कि सीधा सीधा ELCB। तो यहाँ पर उसका सीधा सीधा क्या होगा अर्थ रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है VVV यानी वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। तो जो फुल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म तो बहुत आए हैं इसको पेपर में, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। देखिए ये क्या होता है, मैं इसको बता देता हूँ कि ये है क्या। तो देखिए ये होती है हमारी जैसे NS = 120 f/p। यदि मैं फ्रिक्वेंसी को चेंजेस लाता तो मेरी स्पीड में भी चेंजेस आएंगे, ये तो कंफर्म है। फ्रिक्वेंसी घटाएंगे तो स्पीड घटेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा सीधा n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो फ्लक्स डेंसिटी वो क्या हो जाती है V = F/V। सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, V = हो जाता है V/F। ठीक है, यानी यदि मेरे को फ्रिक्वेंसी को चेंजेस करना है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी में यदि मैं फ्रिक्वेंसी को चेंज करता तो मेरी फ्लक्स डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, और यदि मेरी फ्लक्स डेंसिटी चेंज होती है तो मेरा क्या होता है लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। यानी मैं फ्रिक्वेंसी को घटाऊंगा तो मेरी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी और लॉसेस बढ़ जाएंगे।
तो यहाँ पे हमें क्या करता है, कुछ इस टाइप से मेंटेन करना पड़ता है कि हमारा वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का रेशो दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मेथड, और सी को क्या बोलते हैं, ट्रिपल VVF कंट्रोल मेथड या वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। मेनली किसमें प्रयोग होता है, इंडक्शन मोटर में। इसी वाला अगला क्वेश्चन है, किसी कार्बन पेट्रोल का रंग को लाल, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर है, इसके प्रतिनिधि। यहाँ पे आपको सीधा सीधा आंसर में क्लू बताता हूँ, सिल्वर मतलब +-5%। इसके अलावा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो सीधा सीधा आप आंसर लगा सकते हैं किसका, +-5% पे। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे प्लस सिल्वर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +-10%। +-10% के दो ऑप्शन है यहाँ पे, +-10%, +-10%। इसको हमको सॉल्व करना होगा, तो मैंने देखा नहीं, मेरे को गोल्डन समझा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिल्वर। तो यहाँ पे आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेड। ठीक है, तो आप इसको सीधा लिख लीजिए। ये जो क्रम होता है, क्या होता है क्रम हमारा, VBROY, VB रॉय। ठीक है, देखिए अपन यहीं तक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, V मतलब क्या होगा, 0 यानी ब्लैक, ब्राउन यानी 1, 2। तो रेड का क्या है 2, तो हम क्या लिख लेंगे, सीधा सीधा 2। अब फिर पूछा गया बोलो तो 3 और 4, तो येलो का हो जाएगा 4। ठीक है, 2 तो हम पूरे लिखते हैं। फिर आएगा हमारा क्या, 10 की पावर पे। फिर आता हमारा क्या सा, भूरा, तो BB रॉय ग्रेट और 10 वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे VTech की ज़रूरत है हमारे लिए। तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 6, 7, 10 की पावर क्या हो जाएगा 7। फ्रंट में क्या सिर्फ +-10%। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो यहाँ पे वॉयलेट नहीं, भूरा मतलब यहाँ पे ब्राउन है। तो ब्राउन का हमारा मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2। ठीक, सीधा सीधा। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन यानी 10 की पावर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा 240। एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप सॉल्व करें तो आता इसका 2400 ही रहा है, क्योंकि देखिए अगर रेड का मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा, येलो का लिखूँगा तो 4 लिखूँगा, भूरा क्या होता है, ब्लैक, ब्राउन यहाँ लेकिन 10 की पावर 1। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 240। तो इन्हें सीधा सीधा इसको 240 का 241 लिखा, तो आपका 2 और 4 से वाले की ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, 241044 आपका मैच नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका भू संयोजन अर्थिंग की दृष्टि से महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मेनली हम जो अर्थिंग वो किसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मानव जीवन और उपकरणों से बचाव के लिए। अर्थिंग क्या होती है, यानी जो हमारी ये पूरी मशीन है, इसकी बॉडी से हम क्या करते हैं, इसको अर्थ करते हैं। तो जैसे क्या होता है, कुछ हाई लीकेज करंट इसकी बॉडी में आता है, और यदि हम इसको छूते भी हैं तो हमारा ये बॉडी है, इस बॉडी का क्या होता है, ये बॉडी का तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, हमसे करंट ना जाके अर्थिंग होने की वजह से इससे जाते हैं। यदि में अर्थिंग को ना होती तो पूरा करंट किससे होता, मानव के शरीर से प्रभावित होता। तो क्या हो जाएगा, मशीनों की सुरक्षा, मानव जीवन और उपकरणों के बचाव के लिए। और ये क्या होता है, साथ साथ अर्थिंग क्या होती है, हाई करंट को फ्लो होने से भी बचा देती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव जीवन और उपकरणों के बचाव के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बूस्टर। इलेक्ट्रिक बूस्टर आप जरूर याद रखिए, सीरीज जनरेटर। विविधक का ज़्यादा कुछ यूज होता नहीं, इसको हम वेल्डिंग वगैरह में यूज कर लेते हैं। संट का होता है बैटरी चार्जिंग में यूज, और संचय बहुपद का हम नॉर्मल अलग अलग पर्पस के हिसाब से यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीरीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबे तांबे के तार के कंडक्टर का अधिकतम साइज कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम साइज की बात होती है तो कॉपर होते हैं 1.5 mm तक स्क्वायर करते हैं किसमें, पावर सर्किट में। और जो एल्यूमिनियम है वो हम किसके लिए कर लेते हैं, 2.5 mm तक, यानी अधिकतम क्या 2.5 mm, यानी कि हम 1.5 mm से ज़्यादा नहीं जाएंगे और यहाँ पर 2.5 mm से ज़्यादा नहीं जाते। तो कॉपर के लिए 1.5 mm और एल्यूमिनियम के लिए 2.5 mm। तो अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकोष्ठीय मतलब कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं। तो आप यदि आप सेल टाइप ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम देखें तो वो कुछ इस टाइप से होता है, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, वाइंडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से पर चुंबकीय पथ एक ये हो गया और एक ये हो गया, टोटल कितने चुंबकीय पथ हो जाएंगे हमारे, 2। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। और अगला क्वेश्चन है कि ISI के अनुसार छत के सीलिंग की पंखे की ऊंचाई। तो ये आप एक्यूरेट याद रखिए 2.75, और मिनिमम की बात हो तो 2.25 मीटर। ठीक, यानी कि अधिकतम इतनी होनी चाहिए 2.25 मीटर, इससे भी ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर न्यूनतम की बात हो तो ये 3 मीटर, यानी 3 मीटर ज़मीन से 3 मीटर न्यूनतम नीचे होना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। और यदि अधिकतम ऊंचाई की बात हो 2.25 मीटर। जब इन दोनों में से ना मिले और यदि आपको सीधा सीधा कहीं लिखा मिलता है 2.75 मीटर, तो ये आपको सीधा आंसर टिक करिए। और जब आपसे उल्टा पूछे कि सीलिंग से, यानी जो छत से पंखे के नीचे ऊंचा, यानी उल्टा पूछे कि सीलिंग से और पथ के पंखे के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए आपका 300 mm या 30 सेंटीमीटर का मिनिमम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग के दौरान अवस्थित होती है। ट्रिकल चार्जिंग हम क्या कर देते हैं, बहुत कम हमारा वेट करते हैं। और ट्रिकल चार्जिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी ये जो प्लेटें हैं वो हार्ड हो गई होंगी, और वो भी किसकी वजह से, सल्फेशन की वजह से। तो इसी सल्फेशन को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग का यूज करते हैं।
और ट्रिकल चार्जिंग में लगभग 2 से 3 एम्पियर पे, बहुत कम एम्पियर पे बैटरी को चार्ज करते हैं। जैसे कभी हमारी बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती है और हमारा सल्फेशन खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत कम करंट पर। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है एवोमीटर। तो एवोमीटर मतलब क्या होता है, इसका सीधे नाम लिखा है एम्पियर। एवो मतलब से एम्पियर, वी मतलब से वोल्ट और ओ मतलब से ओम, यानी कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। जैसे हम किसको नापेंगे, करंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में एक करेक्शन किया है कि ईएमएफ, वोल्टेज की जगह क्या लिख दिया ईएमएफ। तो आप वोल्ट नापो या ईएमएफ नापो, यानी सेल का ईएमएफ नाप लो या वोल्टेज नाप लो, हल्का सा दोनों डिफरेंस है लेकिन है दोनों वोल्ट ही। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, करंट, ईएमएफ और प्रतिरोध। केवल अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर में न्यूट्रल। ठीक है, तो केवल प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फेज और न्यूट्रल के बीच में जो इंसुलेशन प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए आपको, 1 मेगा ओम। हमेशा जो इंसुलेशन प्रतिरोध है वो मेगा ओम के रेंज में आता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 मेगा ओम। इसके अलावा भाई किसी श्वसनकों में, यानी यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रीडर, मैंने अभी बताया जो ट्रांसफार्मर क्या लगाते हैं, ब्रीडर लगाते हैं। क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है तो वो फैलता है, ठंडा होने पे वापस सिकुड़ता है। जैसे ये ऑयल सिकुड़ता है तो ये क्या करता है, सिकुड़ने के टाइम पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर के टैंक में थोड़ा सा जगह बनती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये एयर को अंदर लेता है और इस एयर के अंदर लेने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, वायु की नमी चली जाती है। उसी नमी को सोखने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, ब्रीडर में सिलिका जेल। ठीक है, श्वसनक का उपयोग किया जाता है तो उसमें एक सिलिका जेल रखी होती है ब्रीडर में, जो क्या कर लेती है, नमी को सूख लेती है। और बार बार पूछा जाता है सिलिका जेल का कलर क्या है, तो आप बुकों में जो है उसी को याद करिए कि जब खराब होती है तो नीला, सूखने पे क्या हो जाता है, सफ़ेद या हल्का सा गुलाबी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग जुड़ा होता है तो हमेशा होता है हाई वोल्टेज साइड से या सेकेंडरी वाइंडिंग से। यहाँ पे ये HT लाइन लिखा है इसलिए गलत है। अगर यहाँ पे लिखा होता हाई वोल्टेज वाइंडिंग से तो आप हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग से लिखा है, लेकिन यदि नहीं है तो आप किसमें टिक करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग पे। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कम रख रखाव वाला मोटर है। तो यहाँ पे याद रखिए कौन सी, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर भी किसकी बात हो रही है, डी। यहाँ पे इसने पूरा लिखना चाहिए था स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग मोटर हमारी क्या हो जाती है कि स्लिप रिंग वगैरह रखी होती है, जिससे क्या हो जाता है, इसका जो रख रखाव खर्च है वो बढ़ता है। और तुल्यकालिक मोटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी मोटर में भी हमें डीसी सप्लाई देनी होती है, जिससे क्या होता है यहाँ पर रख रखाव ज़्यादा होता है। लेकिन इंडक्शन मोटर में, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में क्या है, हमारा केवल शूटर में सप्लाई देंगे, रोटर में कोई सप्लाई देते नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रेरणा मोटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फुल पिच वाइंडिंग में कुंडली अंतराल पोल पिच के बराबर होना चाहिए। यानी कि जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे बहुत सारे स्लॉट हैं, 1 2 3 4 5 6, मैंने मान लिए 1 2 3 4 5 और एक मेरा एक और स्लॉट में 6। मैंने मान लिया कि मेरी पोल पिच क्या है, 6 है। यानी कि जो पोल है, यानी दोनों पोलों की बीच की दूरी कितनी है, 6 है। तो यदि मैं पूरी वाइंडिंग को ले जाके यहाँ से यहाँ करूँ, मेरी कौन सी कहलाएगी, फुल पिच वाइंडिंग को। यदि मैं क्या करूँ, उसकी जगह पे वाइंडिंग को दूसरा यहाँ पे ना डाल के यहाँ पे कम पे डाल दूँ, तो ये मेरी कौन सी कहलाती है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्ण अंतराल वाइंडिंग, यानी कि फुल पिच वाइंडिंग कौन सी होती है, तो कुंडली अंतराल इक्वल टू पोल अंतराल, यानी कि कॉइल पिच जब पोल पिच के बराबर हो जाएगी तो हमारी कौन सी बन जाएगी, फुल पिच वाइंडिंग। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण अंतराल वाइंडिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है BIS के अनुसार पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि जब क्या हो रहा हो कि पूर्ण वोल्टेज हो तो यहाँ पे कितना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आंसर उसने 3% है, मेरे लिए 10%, 5 से 3% भी चल जाता। तो यहाँ पे जो आंसर उठाया वो 3% है और ज़्यादा हाई वोल्टेज है तो वहाँ पे 10% तक ये चल जाता। तो यहाँ पे सही आंसर उन्होंने 3 लिया है, मेरे लिए 5 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो कम वैल्यू ली है तो क्या हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है किसी धारा मापी के परिसर, यानी कि किसी एमीटर के रेंज को विस्तारित किया जाता है। तो याद रखिए उसके निम्न वैल्यू का, इसे निम्न प्रतिरोध का साथ में समानांतर जोड़ के, यानी कि क्या है, जैसे मेरा एमीटर है तो मैं क्या करता हूँ, बहुत कम वैल्यू का एक शंट रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। यही मेरा क्या कहलाता है, निम्न प्रतिरोध, यानी कि निम्न मान का प्रतिरोध। तो यही है कि इसे निम्न मान के प्रतिरोध के साथ समानांतर जोड़कर, यानी कि जो एमीटर के साथ एक हमने पैरेलल में बहुत कम वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, जिससे क्या हो जाएगा हमारा धारा मापी, यानी कि जो एमीटर है वो ज़्यादा करंट को मेजर कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी हमारी डिवाइड हो जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें निम्न मान के प्रतिरोध के साथ समानांतर में जोड़कर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है घरेलू मिक्सर। तो घरेलू मिक्सर क्या होता है हमारा, देखिए ये होता है 450 वाट तक जो नॉर्मल आते हैं। इसके बाद आप 600 वाट तक भी देख सकते हो। सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 वाट से 600 वाट, 2000, 500, 1000, ये सब तो हमारी हीटर वगैरह की रेंज हो गई। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 450 वाट या 100 से 600 वाट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोई अष्टपोल 650 RPM पे चल रहा है। तो सीधा सीधा है, तो आप याद भी रख सकते हैं कि 8 पोल है तो 50 हर्ट्ज आएगा। 120 इंटू
750 इक्वल टू 120, यानी कि जो स्पीड दिया है NS, ये 120, F हमको निकालना है और ये कितना दिया है आपके लिए, ये पोल आपको दिए हैं कितने 8 पोल। तो आप इसको सीधा सॉल्व कर रहे थे 8 15 120 और 15 50, तो आपका कितनी आ जाएगी 50 आवर्स। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि AC अपोर्टिव DC अपोर्टिव दोनों पे कौन सा मोटर काम कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल आंसर है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर मेनली क्या होती है हमारी, मैं बता देता हूँ कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे देखिए ये सीरीज वाइंडिंग है मेरी, इसके साथ मैं मान लेता हूँ कि मेरा आर्मेचर वाइंडिंग जुड़ी हुई है। तो क्या होता है, जब देखिए यदि मेरे को डायरेक्शन चेंज करनी है तो या तो सीरीज की चेंज करूँ या आर्मेचर की चेंज करूँ, जब डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक, दोनों में से किसी एक की चेंज करूँ। यदि दोनों में एक साथ डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो मोटर की घूमने की डायरेक्शन ऐसी की ऐसी रहेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि आप DC सप्लाई दें तो भी दोनों में एक करंट जा रहा है, लेकिन जब आप AC सप्लाई देते हैं तो AC में जो भी चेंजेस आते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से दोनों वाइंडिंग में एक साथ चेंजेस आता है। जो डायरेक्शन एक बार सीरीज में चेंज होती है वही डायरेक्शन आर्मेचर में भी चेंज हो जाती है और अगले हाफ साइकिल में फिर से दोनों में डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसलिए क्या होता है, हमारी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाती। इसलिए हम हमारी केवल DC मोटर में एक सीरीज मोटर होती है, जिसको हम AC और DC दोनों चला जाते हैं और इसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल मोटर। इसके साथ यदि आप किसी भी टॉपिक की वीडियो बनाना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ये मैं आपके टॉपिक को डिस्कस करा दूंगा, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो अगला क्वेश्चन है आपका किसी 1.5 केबल, यानी जो अंडरग्राउंड केबल में क्या होते हैं हमारा, कुछ होती हैं जो केवल सीधी बिछाई जाती हैं, कुछ होती है हम वहाँ पे एक टनल या खाई वगैरह बना के बिछाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है 11 kV की केबल के लिए हम कौन सी खाई होनी चाहिए, 0.9 मीटर। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.9 मीटर गहरी, 0.5 मीटर मेनली चौड़ी होती है, 1.5 मीटर तक चौड़ी भी हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 0.9 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि LT और ST लाइन में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास, तो ये तो सीधा है, ये हमारे पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वायर लाइसेंस, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कोई रिलेटेड नहीं है, बहुत ये क्वेश्चन है। पर अगला क्वेश्चन है विद्युत कार के जूते, यानी ये जूते हैं सेफ्टी और प्रिकॉशन से क्वेश्चन है। ये जूते हैं, जूते क्या होने चाहिए, मोटी रबड़ के सोल वाले साथ में चमड़े के जूते होने चाहिए, यानी ऐसे जूते होने चाहिए जो इंसुलेटेड हो पूर्णता और मजबूत, यानी कुछ टूल्स वगैरह गिरने पर भी क्या उनमें कोई हमारे पैरों को हानि ना हो। तो यहाँ पे होना चाहिए मोटी रबड़ के सोल वाले और चमड़े के जूते होने चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर में तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के अंतर को, यानी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो हमारी कौन सी कहलाती है, यानी जो स्टेटर है ये, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से घूम रहा है वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड, और जिस स्पीड से हमारा रोटर घूमता है वो हमारी क्या कहलाती है, रोटर की स्पीड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति, यानी मोटर की सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड का अंतर क्या कहलाता है हमारा, स्लिप। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका स्लिप। तो यहाँ पर सही है विचलन फिसलन, यानी कि स्लिप की बात हो रही है। तो अगला क्वेश्चन है किसी DC मोटर की दिशा खालिस्तान के द्वारा बदली जा सकती है। तो देखिए किसी भी DC मोटर की दिशा तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी या फील्ड की। तो यहाँ पे वही प्रत्यावर्तित फील्ड या आर्मेचर में से किसी एक के जोड़े कनेक्शन को जुड़े संयोजन में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यदि आप आपूर्ति यानी कि जो वायर टर्मिनल को चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इंटरपोल से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, और प्रतिवर्ती वायरिंग तो आर्मेचर दोनों के जो संयोजन को बदल देंगे। यदि मैं दोनों की डायरेक्शन को चेंज कर दूँ तो भी मेरी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। केवल डायरेक्शन कब चेंज होती है, जब दोनों में से किसी एक डायरेक्शन को चेंज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कोष्टक में लिखा भी है किसी एक के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है किसी AC सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को कहा जाता है। तो यहाँ पे जब जो भी सर्किट में टोटल विरोध करने वाला क्या हो जाता है, हमारा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जैसे मिलकर बनती है रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मिलकर हमारा क्या बन जाता है, इम्पीडेंस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रतिबाधा। तो अगला क्वेश्चन है शीत गृह में खांचेदार, यानी कि वही पूछा गया है जहाँ पे केमिकल या फैक्ट्रीज वगैरह हम किसका यूज करते हैं, लेड कवर्ड या सीसा कवचेट वायरिंग का, केसिंग केपिंग, क्लीट वायरिंग तो अस्थायी वायरिंग होती है, हम बहुत कम यूज करते हैं। बैटन वायरिंग ये सब हमारी कौन सी होती है, घरेलू वायरिंग, लेकिन हमारे किस में यूज करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह, और हम कौन सी करते हैं, लेड कवर्ड वायरिंग। तो यहाँ पे कौन सा जाएगा, सीसा कवचेट वायरिंग। अगला क्वेश्चन है किसी DC जनरेटर में इंटरपोल फील्ड क्वाइल से जुड़ी होती है। तो याद रखिए कोई भी DC जनरेटर हो या DC मोटर हो, हमेशा इंटरपोल को हम किसके साथ जोड़ते हैं, आर्मेचर के साथ सीरीज में, यानी ये हमारा आर्मेचर है, और इसी आर्मेचर के साथ हम क्या कर लेते हैं, सीरीज में इंटरपोल को लगा लेते हैं। और इंटरपोल हमारा कहाँ पे लगा होता है, मेन पोल के साथ, यानी कि मेन पोल। और यदि जनरेटर है तो इंटरपोल की जो पोलैरिटी होती है वो कैसी होती है, आर्मेचर की घूमने की दिशा के सीधा सीधा, यानी कि जिस डायरेक्शन आर्मेचर घूम रहा है उसके आगामी पोल के समान, और मोटर में जिस डायरेक्शन आर्मेचर घूम रहा है उसके आगामी पोल के विपरीत। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सबसे कुशल और बड़ा उपयोगी अवमंदन डैम्पिंग प्रणाली है। तो यहाँ पे याद रखिए एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग क्या होती है, सबसे अच्छी होती है
यहाँ पे वायु घर्षण और स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली, ये सब हमारी कौन सी हैं, ठीक है। ये डैम्पिंग, ठीक है। स्प्रिंग नियंत्रण तो हमारी कंट्रोल टॉर्क की मेथड हो गई। इसके बाद ये 4 हो गई हमारी कौन सी, डैम्पिंग मेथड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सीधा कोर्स है। तो यहाँ पे वायु घर्षण प्रणाली और टरल, ये सब क्या होती है हमारी वर्टिकल वगैरह में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना हो तो सबसे ज़्यादा जो यूज होती है वो भी एडी करंट डैम्पिंग ही यूज होती है और सबसे ज़्यादा प्रभावी यही होती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, भंवर धारा प्रणाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओसीबी। तो ओसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओसीबी को हम किस में बोलते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर। एक हमारा होता है एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर भी कई टाइप के होते हैं, जैसे हमारे फुल ऑयल फील्ड यानी कि क्या होते हैं, और एक होता है हमारा लो ऑयल फील्ड जिसमें क्या होता है पूरी तरीके से ऑयल नहीं भरा होता। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ओसीबी मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन प्रभाव को। तो इलेक्ट्रॉन प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के बहने की दर, धारा। तो ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल हुई, आपके कंडक्टर के लिए। यदि आपको सबके लिए डेफिनेशन पूछे कि टोटल डेफिनेशन है बात बताओ करंट की, तो वहाँ पे सही आंसर आपका क्या होता है कि आवेश प्रवाह की दर, ठीक है। क्योंकि यदि आपने केवल बोल दिया इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर तो आपने किसके लिए बोल दिया डेफिनेशन, सिर्फ आपने ये डेफिनेशन बोल दी कंडक्टर के लिए। लेकिन यदि आप आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं तो वहाँ पे सही आंसर वह बहुत ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आवेश मतलब कि हम होल्स, यदि सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन से होती है, कंडक्ट और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वहाँ आयन से होती है। तो ये सब क्या है, एक आवेश है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पूछेगा इलेक्ट्रॉन प्रवाह को भी क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे धारा बोलते हैं। वो भी किसके लिए वो पूछा, बात की गई यहाँ पे कंडक्टर के लिए। यदि ये सेमीकंडक्टर के लिए बात करता तो किसका हो जाता, होल्स और इलेक्ट्रॉन। यदि ये पूछ लेता किसके लिए हमारा, तो हमसे पूछ लेता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या लिख देते हैं, आयंस, यानी कि एनायन और कैटायन के थ्रू हमारा करंट फ्लो होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सीसा मतलब बैटरी में नेगेटिव प्लेट की संख्या। तो याद है कि नेगेटिव प्लेट की संख्या क्या होती है, पॉजिटिव प्लेट से एक ज़्यादा रखी जाती है। वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है, उनके दोनों साइड पे हमारा केमिकल भरा होता है और नेगेटिव प्लेट को हम उसके आसपास रखने, इससे क्या होता है हमारा जो पॉजिटिव प्लेट की दोनों साइड को यूज कर पाते हैं। यदि हम इससे एक कम रख देंगे तो कोई एक पॉजिटिव प्लेट ऐसी बचेगी जिसके दूसरे साइड कोई नेगेटिव प्लेट होगी ही नहीं। तो यहाँ से आयंस निकल के उस नेगेटिव प्लेट पे जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव प्लेट का एक साइड यूज होने से बच जाएगा। इसलिए हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव प्लेट की संख्या को एक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नेगेटिव प्लेट की संख्या से एक ज़्यादा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऐसे स्विच में कितनी संख्या जिनका उपयोग सीढ़ी के लिए किया जाता है। तो हमारे लिए क्या चाहिए होते हैं, 2 टू पोल स्विच, यानी 2 टू वे स्विच चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंगल पोल 2 वे स्विच, ठीक, कैसा होती है वायरिंग कि ये हमारे ये 2 टू वे स्विच ले लो, यहाँ से इन दोनों को ऊपर शॉर्ट कर दो, नीचे से फेस दो, यहाँ पे बल्ब को फेस दे दो और इस बल्ब को डायरेक्ट न्यूट्रल दे दो। ये हमारी कौन सी बन जाती है, जीरनी की वायरिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्लिप ऑन मीटर। क्लिप ऑन मीटर क्या होता है, हमारा टोंग टेस्टर के जैसे होता है, यानी हमारी लाइन जा रही है, इसके ऊपर हम जाके इसको क्लिप कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, लाइन के करंट को नाप लेता है। यानी क्या हो जाता है, यहाँ पे करंट ट्रांसफर लगा होता है जो इसके इंडक्शन के थ्रू इस करंट को डिटेक्ट करके हमें मेजर करके दिखाता। तो यहाँ पे कौन सा लगा होगा, वहाँ पे सीटी या करंट ट्रांसफार्मर। तो अगला क्वेश्चन निम्न में से विषम चुंबकीय पदार्थ, यानी जो बहुत कम चुंबक बनते हैं तो हमारे कौन से हो जाएंगे, सोना, तांबा और सीसा। सोना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और निकल हल्का सा चुंबक बन जाते हैं, ये सब हमारे कौन से डायमैग्नेटिक में आ जाते हैं। लेकिन सोना, तांबा और सीसा ये सब हमारे कौन से प्योरली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एचआरसी फ्यूज से आचा है। तो यहाँ पे एचआरसी चीज का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, इसी को हम क्या बोलते हैं, एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज में क्या होता है, हमारा एक मार्बल पाउडर वगैरह एक मटेरियल भरा होता है जो क्या होता है आर को क्विंच कर लेता है और ये बहुत तेजी से ऑपरेट होते हैं एचआरसी फ्यूज एज कम्पेयर टू किटकैट फ्यूज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आईएसआई के नियमों के अनुसार किसी लाइटिंग परिमाण अधिकतम भार। तो आप याद रखिए अधिकतम भार लाइटिंग सर्किट के लिए 800 वाट होता है। ये आप वैल्यू आपको याद रखनी होगी कि 800 वाट अधिकतम लोड के साथ साथ कितने पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट और 800 वाट। यदि मैं किसकी बात करता हूँ, पावर सर्किट की, तो वहाँ पे कितना हो जाता है 3000 वाट और कितने, केवल 2 पॉइंट। ये जरूर याद रखिए, आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर लेते हैं कोई लोग कि यहाँ पर 3000 वाट और 3 पॉइंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 3000 वाट और 2 ही पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे अगला है कोरोना प्रभाव। तो कोरोना को हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कंडक्टर के बीच अंतराल को जनरेट करके तो हम कहते हैं कोरोना को कम करें। यहाँ पर ठोस कंडक्टर के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, यदि बंडल कंडक्टर का यूज करते तो हमारा कोरोना कम हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो है कोरोना के बीच संतुलित अंतराल पैदा करके। कोरोना कुछ नहीं होता, जब हमारी हाई ये वैल्यू होता है हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज लाइन में, जब हमारी हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज लाइन जाती है तो क्या कर देती है, जो उसके आजू बाजू वायु होती है उसको क्या कर देगी, आयनित कर देगी। और जब वायु आयनित होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो आयंस हैं ये वायु में जाके टकराने लगते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे एक ब्लूएस्ट लाइट जनरेट होती है और एक हिसिंग की आवाज़ आती है। यही हमारा कोरोना लॉस कहलाता है। और इस कोरोना के लॉस कारण क्या हो जाता है, हमारा जो करंट है वो फालतू में क्या होता है, नहीं हमारी वायु आयनित हुई तो वो भी एक कंडक्टर जैसे वर्क करके एक लीकेज करंट फ्लो होता है जो हमारी लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन को बहुत कम कर देता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कोरोना प्रभाव कहलाता है। और कंडक्टर के बीच के क्या कहलाते हैं हम, समुचित अंतराल पैदा करके।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर में यदि पोलों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो ये सीधा सीधा आपका है कि एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 एफ अपॉन पी। यदि मैं पोलो को दोगुना कर देता हूँ तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उसकी गति क्या हो जाएगी आपकी आधी हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोटर में ओवरलोड रिले आमतौर पर खालिस्तान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसके नाम ही में लिखा है कि ओवरलोड रिले, यानी कि क्वेश्चन का नाम ही है कि ओवरलोड रिले को क्या होगा, ये हमें ओवरलोड से बचाएगा। तो क्या हो जाएगा अधिभार संरक्षण। ठीक है, यानी जब हम मोटर में बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा ओवरलोड रिले, थर्मल ओवरलोड रिले मेनली मोटर्स में यूज होते हैं, वो क्या कर देते हैं मोटर को अपने आप बंद कर देते हैं। हमारे मोटर में ओवरलोड रिले हम क्यों यूज करेंगे, ओवरलोड को कम करने के लिए। और जब हमारे मोटर शॉर्ट सर्किट होगी तो वहाँ हम कौन सा यूज कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट फ्यूज का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मोटर को अधिभार संरक्षण यानी कि मोटर को ओवरलोड से बचाने की। जब मोटर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो हम किसका यूज होते हैं, वहाँ पे फ्यूज यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो ट्रांसफार्मर की तुल्यकालिकता के लिए इनमें से कौन सी प्रमुख शर्त है। तो यहाँ पे जो मेन शर्त है वो क्या होनी चाहिए, हमारी आवृत्ति फेज अनुक्रम और समान होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गति तो ट्रांसफार्मर कोई रिलेटेड है नहीं, आवृत्ति और भार, ठीक है, तो ये दो है, लेकिन यहाँ पे गति होना चाहिए। गति फिर से दिया तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, और यहाँ पे गति फिर से दी थी, सब सीधा ऑप्शन जहाँ जहाँ गति है वो तो गलत हो गए ना, क्योंकि गति तो होती नहीं ट्रांसफार्मर। तो स्टेशनरी यानी कि एक स्थिर डिवाइस है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति, वोल्टेज और फेज अनुक्रम। इसके साथ साथ हमारा इंपीडेंस भी इक्वल होना चाहिए, पर फेज इंपीडेंस। तो ये सब चीज़ें होती हैं साथ साथ। ठीक है, यदि हमारा मान लीजिए केवी रेटिंग सही में नहीं है तब भी हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन, अल्टरनेटिव पैरेलल ऑपरेशन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज यानी जो आउटपुट वोल्टेज है वो इक्वल होना चाहिए, केवी रेटिंग इक्वल हो या ना हो। इसके बाद अगला है ल्यूमेन प्रति वाट। तो ल्यूमेन प्रति वाट क्या होती है, हमारी तीव्र कार्य होती है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी। यानी सीधा पूछा गया है कि यदि हम क्या करते हैं 1 वाट देते हैं तो कोई भी हमारा बल्ब है कितने ल्यूमेन का आउटपुट करे, यानी कितने ल्यूमेन फ्लक्स को उत्सर्जित कर देता है। तो यही हमारी क्या कहलाएगी, ल्यूमेन एफिशिएंसी कहलाए। देखिए यदि आप बल्ब के बारे में सोचिए तो बल्ब हमको देता क्या है आउटपुट में, हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। यदि मैं बल्ब की बात करूँ तो बल्ब में प्रकाश देता है, और प्रकाश को हम यहाँ पे किस में नापते हैं, ल्यूमेन में, यानी कितना फ्लक्स निकला। और इनपुट को हम क्या देते हैं, पावर देते हैं, पावर क्या होती है वॉट में। तो सही आंसर क्या है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ल्यूमेन प्रति वाट। तो बल्ब की एफिशिएंसी नापेंगे ना, ल्यूमिनस एफिशिएंसी, यूनिट क्या हो जाएगी हमारी ल्यूमेन प्रति वाट। इसके बाद अगला है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी गहन क्षण प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार का अनुपात। देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, हमारे पास 2-3 टाइप के रोटर होते हैं स्क्वायर गेज में। एक तो होता है हमारा सिंगल, जिसमें हम एक वाइंडिंग करते हैं। एक होता है हमारा डबल केज, यानी एक वाइंडिंग ये है, इसके अंदर एक और वाइंडिंग कर दी तो हमारे हो जाए डबल केज। इसके बाद आप एक और याद रखिए, डीप बार केज रोटर की बात हो रही है। यानी क्या होता है, इसमें रोटर में हम बहुत ज़्यादा इस टाइप से स्लॉट बनाते हैं अंदर के साइड। ये डबल केज से तो अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी कई जगह बेनिफिशियल होता है। इस टाइप से इसमें बहुत अंदर स्लॉट बने हुए होते हैं इस टाइप से, और ये पूरा कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हम कंडक्टर रखते हैं। तो ये हमारा कहलाता है डीप बार केज रोटर। और इसका जो ये स्लॉट का रेशो होता है, यानी कि 12 मान लेते हैं कि यदि ये टोटल 12 mm का है तो ये ऐसा 12 mm लंबा होगा और 1 mm यहाँ से ऐसा चौड़ा होगा। तो ये रेशो क्या हो जाएगा आपका 12:1। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 12:1। तो किसी गहन क्षण मतलब कि डीप बार केज रोटर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक हो रही है, किस टाइप का, स्क्रॉल केज टाइप के रोटर की बात हो रही है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाले 200 वोल्ट प्रतिरोध सम्मत है तो प्राप्त होने वाली धारा। तो सीधा ओम का नियम है, ओम के नियम से आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि V इक्वल टू क्या हो जाता है आपका R इंटू आई। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। V कितना है 200 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि कितना 4 एम्पियर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 एम्पियर। और अगला क्वेश्चन है, 4 ओम वाले प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, जब दोनों सबकी वैल्यू एक ही तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, R अपॉन N, यानी कि 4/4 इक्वल टू 1 ओम। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 ओम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑसिलेटर सबसे ज़्यादा स्थिर आवृत्ति देता है। तो देखिए यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर का होता है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति देता है। इसके साथ हमारे वेन ब्रिज जो होता है, ये वेन ब्रिज हम कहाँ पे यूज करते हैं, निम्न आवृत्ति में, और इसकी आवृत्ति कितनी होती है 1 मेगाहर्ट्ज तक मेनली। ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज तक यूज करते हो। ये हार्टले और कॉलस्ट्रेट ऑसिलेटर, ये हमारे रेडियो रिसीवर वगैरह में यूज होती है, हाई फ्रिक्वेंसी को जनरेट करते हैं। लेकिन यदि सबसे ज़्यादा स्थिर आवृत्ति की जब भी बात हो तो आप वहाँ पे कौन सा लगाएंगे, क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर में क्या होता है, पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज किया जाता है। क्रिस्टल क्या होता है, यदि हम इस पर एक मैकेनिकल स्ट्रेस लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने लगता है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है वो किसमें करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्रिक्वेंसी देता है। वो भी क्यों की वजह से, क्योंकि इसका जो क्यू पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वजह से क्या होता है हमें हाई स्टेबल फ्रिक्वेंसी मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर गलत उठाया गया कि वेव बाइंडिंग में, तो वेव बाइंडिंग समांतर पथों की संख्या क्या होती है, हमेशा 2 होती है। वो कोई सी बाइंडिंग को डुप्लेक्स हो या ट्रिप्लेक्स हो फिर वहाँ पे संख्या बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, वेव बाइंडिंग में क्या हो जाएगी 2, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन है, केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता की जाती है, तो ये किसके लिए होता है, यांत्रिक सुरक्षा के लिए।
ठीक है। विद्युत धारा की सुरक्षा वोल्टेज टपन के लिए तो हम इंसुलेशन वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जैसे हमारा जो आर्मरिंग होती है केबल के ऊपर, ये क्या कर लेते हैं, हमें एक यांत्रिक स्टेबिलिटी प्रदान करती है। यानी जो हमारे अंडरग्राउंड केबल उसमें झटके वगैरह लगते हैं उसको कम करने के इसके लिए यूज कर लेते हैं हम आर्मिंग का। इसके बाद एक और यूज पूछता सबसे ज़्यादा मेटेलिक सीट का। तो मेटेलिक सीट का प्रयोग हम किस में करते हैं, इससे क्या हो जाता है हमारा नमी वगैरह, नहीं नमी वगैरह प्रवेश को रोकने हम किसका यूज कर लेते हैं, मेटेलिक सीट का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संकीर्ण जगहों पर काम करने किस प्रकार के प्लायर का यूज किया जाता है। ये याद रखिए लंबे नोकदार प्रयोग का। ठीक है, यानी ऐसी जगह जैसे मान लो कोई नट ऐसा कसा है जहाँ पर नॉर्मल प्लायर नहीं, जब हम किसका डालते हैं, लंबे नोकदार, कुछ इस टाइप से होता है, यानी आगे से कुछ इसकी बहुत ऐसी नोक होती है, आपने देखा होगा नॉर्मली। तो ये कौन सा कहलाता है, लंबा नोकदार प्लायर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लंबे नोकदार प्लायर का। देखिए साइड कटिंग प्लायर का हम यूज करते हैं जहाँ पे जोड़ बिल्कुल, यानी कि जोड़ के बिल्कुल पॉइंट काटना हो पे हो। गोल नोकदार प्लायर का हम वगैरह ये रिवेट वगैरह, सॉरी, जैसे हमारा जो ड्रिल वगैरह है वो अगर टूट के उसकी बिट कहीं फंस जाए तो वहाँ पे गोल नोकदार प्लायर यूज होता है, जोड़ प्लायर। ये सब हमारे नॉर्मल कंडीशन में यूज होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, लंबा नोकदार प्लायर। ठीक है, रेटिंग में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, तो ये याद रखिए जहाँ पे भी ऐसे भी जहाँ पे भी आता है उच्च कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील, वहीं पे जो जितने भी कटिंग टूल्स हैं ये सब किसके बने होते हैं, हमारे हाई कार्बन स्टील के या हाई स्पीड स्टील के। यानी जहाँ पे हमें बहुत तेज़ी से वर्क करना हो हम किसका यूज कर लेते हैं, हाई स्पीड स्टील का। और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाई कार्बन स्टील। इसके बाद अगला है प्रेरण मोटर का स्टेटर खालिस्तान से बनाया जाता है। उसका जो स्टेटर है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन इस्पात का। ठीक, यानी किसका बना लेते हैं हम, सिलिकॉन स्टील का। तो इसका जो रोट स्टेटर है, प्रेरण मोटर का स्टेटर सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस कम होते हैं सिलिकॉन स्टील में, और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको लेमिनेटेड करके बनाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का। यदि हम तांबे और एल्यूमिनियम का बनाएंगे तो यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत कॉस्टली भी होगा। तो हम किसका बना लेते हैं यहाँ पे, सिलिकॉन इस्पात का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भू इलेक्ट्रोड की भवन से दूरी। तो इस वैल्यू को आप याद रखिए, यानी कि हमारा घर है तो यहाँ पे जो हम अर्थिंग करते हैं वो लगा यहाँ से 1.5 मीटर की मिनिमम रेंज पर होना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छुपाई गई वाहक नली डक्ट वायरिंग को खालिस्तान भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, भूमिगत नली वायरिंग, जो हमारे घर में होती है, यानी जो हम क्या करते हैं, यानी पाइप को दीवारों के अंदर डाल देते, वही बात हो रही है। तो हम क्या बोलते हैं, भूमिगत नली पाइप वायरिंग। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम होता है इसका, कंसील्ड वायरिंग। और हमारी क्या कहलाती है, कंसील्ड वायरिंग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, भूमिगत नली पाइप वायरिंग। तो अगला क्वेश्चन है कि सीढ़ी पर बारे में किस प्रकार के स्विच। तो फिर से मैंने इसके पहले बताया था किस प्रकार स्विच का उपयोग किया जाता है, जहाँ लैम्प को। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूछा गया है कि लैम्प को बहुत ज़्यादा, यानी हमको एक से कई जगह से कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर हम किसका यूज कर लेते हैं, मध्यवर्ती स्विच का। तो इसका अगर मैं सर्किट बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसे होता है, हम एक 2 वे स्विच लेके आते हैं, फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये मेरा इंटरपोल स्विच है, इसमें 6 टर्मिनल होते हैं, तो इन दोनों के टर्मिनल को आप ऐसे शॉर्ट कर दीजिए। इसके बाद आप एक और इंटरपोल स्विच लगा लीजिए, ठीक, और इन दोनों टर्मिनल को फिर से शॉर्ट करके और लास्ट में एक और 2 वे स्विच लगा लीजिए। यानी जितने स्विच होगा 1 2 3 4 जगह से कंट्रोल होगा, कुछ नहीं करिए आप। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं क्या, फेज़ देते हैं, मेनली फेज़ यहाँ पे देते हैं और 2 को यहाँ जोड़ेंगे, 1 को यहाँ जोड़े, फिर ये 2 फेज़ हम उठा के लाए, इन दोनों को मैंने यहाँ पे जोड़ा और यहाँ पे जोड़ा, फिर ये 2 फेज़ जो आपके ऐसे निकलेंगे उनको किसी को ऊपर जोड़ दिए, किसी एक को नीचे जोड़ दीजिए और यहाँ से बल्ब को डायरेक्ट न्यूट्रल दे दीजिए। तो आप जितनी जगह ये स्विच लगे उतनी जगह से क्या हो जाएगा, ये बल्ब कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें मेनली जो आवश्यकता होती है किसकी होती है, मध्यवर्ती स्विच, यानी कि इंटरमीडिएट स्विच की। क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं, यदि केवल 2 जगह से बात हो रही तो हमारा 2 वे स्विच से काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया 2 से अधिक जगह पर, हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, इंटरमीडिएट स्विच। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि किसी भी पावर स्ट्रिक के लिए मेनली 3000 वाट और 800 वाट चाहिए हमारे किसके लिए, लाइटिंग परिवार के लिए। कितने पॉइंट, 2 पॉइंट, और कितने पॉइंट, 8 पॉइंट, सॉरी 10 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3000 वाट। अगला क्वेश्चन है पीपीई। तो पीपीई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी जो हमारा पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये फैक्ट्री वगैरह हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं पीपीई का, जैसे हमारा हेलमेट वियर करना या अच्छे जूते पहनना, जिसमें करंट वगैरह ना लगे, और सारे टूल्स और जो ढीले कपड़े ना पहनना, ये सब हमारी कौन से कहलाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहलाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीई। इसके बाद है सीआरओ। तो सीआरओ को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और एक और होता है सीआरटी, इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड ट्यूब। तो सीआरओ में क्या कर रहे थे हम, बहुत टाइप के वेव फॉर्म को देख के उसका पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू सब ये सब डिसाइड कर सकते हैं, उसकी जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसका फेस शिफ्ट कितना है। तो सीआरओ का बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके साथ साथ जो हमारी पुरानी टीवी आती थी ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह, उसमें भी एक सीआरटी ट्यूब लगी होती थी। तो ये एक टाइप का ऑसिलेटर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो देखिए यदि मैं करंट ट्रांसफर की बात करूँ तो उसके प्राइमरी में क्या होते हैं, बहुत कम टर्न रखते हैं और सेकेंडरी में ज़्यादा।
यानी यहाँ जहाँ पे कम टर्न वहाँ पे कम वोल्टेज और जहाँ पे ज़्यादा टर्न वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेप अप टाइप का क्या हो जाएगा हमारा करंट ट्रांसफार्मर। तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या कर लेते हैं इसके प्राइमरी में बहुत ज़्यादा टर्न रखते हैं और सेकेंडरी में कम टर्न रखते हैं, जिससे क्या हो जाता है हमारा वोल्टेज कम हो जाता है और हम इसको वोल्टेज को आसानी से मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है कम टर्न ज़्यादा टर्न की वजह से ज़्यादा वोल्टेज को एक कम टर्न में कन्वर्ट कर लेता है, ज़्यादा वोल्टेज को झेल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा पीटी, तो पीटी हमारा किस टाइप हो जाएगा स्टेप डाउन। मेनली आप यदि याद नहीं होता तो आप सीधा याद रखिए कि करंट में करंट हाउस के प्राइमरी में इतने टर्न होते हैं और सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं, तो करंट तो क्या हो जाता है हमारा स्टेप अप टाइप का। और जस्ट उसका अपोजिट याद कर लीजिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो क्या हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन टाइप का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भी अल्टरनेटर में एक्साइटर होता है, तो यहाँ पे याद रखिए कौन सा शंट जनरेटर। शंट जनरेटर क्यों यूज करते हैं, यदि हम इसको मान लीजिए सेपरेटली एक्साइटेड का यूज करते तो वहाँ पे हमारे अलग से डीसी सप्लाई देनी होती, तो यहाँ पे हम किसका यूज कर लेते हैं शंट जनरेटर का। शंट जनरेटर का यूज करने से क्या होता है जैसे ही हमारा अल्टरनेटर घूमता है प्राइम मूवर से, तो हमारा जो ये सब एक ही शाफ्ट पे जुड़े होते हैं। मान लो ये कोई शाफ्ट है, इसी से हमारा क्या जोड़ते हैं, ये मान लेते हैं हमारा अल्टरनेटर ये हो गया, ठीक है। यहीं से हमारा क्या जुड़ा होता है शंट जनरेटर, और यहीं पे शाफ्ट से जुड़ा क्या जुड़ा होता है एक प्राइम मूवर, ठीक है। प्राइम मूवर ये शंट जनरेटर, तो ये प्राइम मूवर घूमता है तो साथ साथ शंट जनरेटर घूमता है। शंट जनरेटर घूमने से क्या होता है हमारा एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ये डीसी जनरेट करेगा और इसी डीसी को हम क्या कर देते हैं इसको दे देते हैं अल्टरनेटर को, तो अल्टरनेटर हमारा क्या करने लगता है एक वोल्टेज जनरेट करने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है हम अलग से डीसी सप्लाई जरूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ हम किसका यूज करते हैं शंट जनरेटर का। सीरीज का यूज कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे हमें एक बिना लोड के इसको चालू नहीं होगा, तो वहाँ पर लोड देना जरूरी हो जाएगा, लेकिन शंट जनरेटर बिना लोड के भी चालू हो जाता है। इसके बाद है संक्रेशन यानी कि ट्रैक्शन वर्क के लिए। तो ट्रैक्शन मतलब कि जहाँ पे भारी कारों किसी चीज़ को उठाना वगैरह हो, तो वहाँ पे हमेशा कौन सी मोटर यूज होती है डीसी मोटर। तो लिखालिक होती है हमारी कांस्टेंट स्पीड के लिए। प्रेरणा जहाँ पे ज़्यादा टॉर्क हो, बहुपन मतलब कि स्टेपर मोटर की बात हो रही है, तो स्टेपर मोटर हमारा D10 टॉर्क यानी ऐसा D10 टॉर्क के लिए यूज होती है हमारी कौन सी स्टेपर मोटर। तो यहाँ पे पूछा गया है ट्रैक्शन वगैरह के लिए, ट्रैक्शन वर्क के लिए सबसे सुटेबल मोटर कौन सी होती है हमारी डीसी सीरीज मोटर। इसके बाद होता है किसी अलग इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात होती है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻90 गुलाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वचालित स्टार डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखें कितने कॉन्ट्रैक्टर चाहिए मेनली 3, और एक और क्वेश्चन आता है कि NO और NC स्विच की टोटल संख्या कितनी चाहिए 7, ठीक है। तो 4 NO और 3 NC, तो यहाँ पर टोटल NO NC स्विच संख्या कितनी हो जाती है 7, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर पूछा गया है नहीं 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करने के कितने कॉन्ट्रैक्टर चाहिए 3, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 कॉन्ट्रैक्टरों की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डीसी स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, तो क्या होता है हमारी जो मोटर होती है उसमें शुरुआत में बहुत कम बैक ईएमएफ होता है, तो इसी बैक ईएमएफ को ज़्यादा करने के लिए, यानी हमारा शुरुआत में बहुत कम बैक ईएमएफ है, अब इस बैक ईएमएफ कम है तो हमारी मोटर क्या होगी ज़्यादा करंट ले लेगी, ज़्यादा करंट लेने से मोटर जल जाएगी। तो उसी को रोकने के लिए हम क्या कर लेते हैं प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं स्टार्टर का, यानी कि स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एनर्जी अवर मीटर, तो एक टाइप का क्या होता है एकीकृत, ठीक है। इंडिकेटिंग में हमारे एम्पियर मीटर यानी कि जो PMC टाइप एक्टिवेटर बोलते हैं वो आते हैं, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरण, विक्षेप या डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये सब हमारे कौन से होते हैं यही सब होते हैं। लेकिन यहाँ पे एकीकरण मतलब होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जिसकी रीडिंग हमेशा बढ़ रही हो, तो हमारे कौन सा किलोवाट आवर मीटर क्या होता है हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा एकीकृत उपकरण। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब हमारे कहते हैं सोना तांबा और पीतल के हम कंडक्टर बनाते हैं, सोना और तांबा हमारे बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन फाइबर हमारा क्या है एक इंसुलेटर, और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका फाइबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पीक फैक्टर अनुपात होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पीक फैक्टर अनुपात होता है, तो पीक फैक्टर आप याद रखिए, पीक फैक्टर क्या होता है 1.414 इसकी वैल्यू होती है, यानी क्या होना चाहिए यहाँ पे आई मैक्स डिवाइडेड बाय IRMS, ठीक है। तो आई मैक्स मत कीजिएगा, हम क्या लिख लेंगे आई भी लिखेंगे, और IRMS क्या होता है 0.707 इंटू आई मैक्स कैसा 1/0.707 किसके बराबर हो जाएगा √2 के बराबर, √2 किसके बराबर हो जाएगा 1.414 के बराबर। तो यहाँ पे सही हो जाएगा अधिकतम मान की तुलना में RMS मान का अनुपात, ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका C। अगला क्वेश्चन है किसी GI प्लेट, तो यहाँ पे जब भू संयोजन हम GI प्लेट का यूज करते हैं वो क्या होती है आपकी 60x60 की होती है, और यदि आपको किसका यूज करना है कॉपर करो, जस्ट इसकी आधी कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा आपका 30x30x3.18 के अप्रॉक्स आती है ये, मैंने यहाँ पे 14 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे आ जाता है आपका 18, तो यहाँ पे सही हो जाएगा GI के लिए 60x60, और यदि मैं यहाँ पे 60 की जगह 30 और 30 लिख देता तो ये किसका बन जाता आपका कॉपर के लिए, लेकिन यहाँ पे पूछा गया GI के लिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 60x60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि अधिक ठीक है और अधिक ऊर्जा के लिए, तो याद है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज AC को या हाई वोल्टेज AC फ्रिक्वेंसी को हमें रेक्टिफाई करना होता है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं आर्क रेक्टिफायर का। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा मरकरी आर्क
रेक्टिफायर। जो सेलेनियम डिस्टकारी होते हैं ये भी एक मेटल ऑक्साइड रेक्टिफायर होते हैं, लेकिन इनका योग बहुत कम के लिए किया जाता है। 3 फेज और ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्टकारी यूज नहीं होती। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका हाई वोल्टेज और हाई उसके लिए मर्क्यूरी आर्क डिस्टकारी। इसका अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इंसुलेशन स्पेक्ट्रम किससे नापते हैं? मेगा से, टैकोमीटर से स्पीड, मल्टीमीटर से वोल्टेज और कैलमीटर से करंट वगैरह। यानी किलोमीटर से हम किसको मारते हैं? मैनली लाइन का जो करंट जा रहा है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका मेगा या मेगा ओम मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 240 वोल्ट है। देखिए इसका जो सीधा फॉर्मूला होता है वो ये होता है 240 इंटू 6 प्लस 240 डिवाइडेड बाई 6 का 10%। लेकिन यहाँ पे देखिए 40 आया, इसको आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये 10/100 यानी सीधा सीधा कितना हो जाएगा 44 लैंप होने चाहिए थे मेरे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? सीधा सीधा ऑप्शन 40। तो यहाँ पे 40 से 44 लैंप लगा सकते हैं अगर उसके रूल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 40, क्योंकि एक 6 वोल्ट एक बल्ब लेता है, टोटल कितने वोल्ट बल्ब लगा सकते हैं आप? 40। लेकिन यहाँ पे 44 भी लगा सकते हैं उस फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 40। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी सिंगल मोटर में शुरुआती वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग तो क्या होता है? हम दोनों किस पे कितनी डिग्री पर रखते हैं? ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग, यहीं से हमारी क्या होती है रनिंग वाइंडिंग। दोनों के बीच कितना अंतर होता है? 90 डिग्री का, जिससे क्या होता है यहाँ पे फेज शिफ्ट होते हैं और ये सिंगल फेज 2 फेज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं और पेपर डिस्कशन कराऊं तो आप मुझे पेपर सेंड भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।